अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। अब ग्राफ जो है बहुत सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होता है। जब हमने शुरुआत में ग्राफ्स के बारे में बात की थी तो हमने ग्राफ को कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की तरह विजुअलाइज किया था, जहां पर एक नोड बहुत सारे नोड से कनेक्टेड होता है। अगर मैं आपको कहूं कि क्या ये एक ग्राफ है तो आप मुझे बोलेंगे यस दिस इज अ ग्राफ स्ट्रक्चर विच इज करेक्ट। उसके बाद अगर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बोलती हूं और मैं आपको कहती हूं क्या ये एक ग्राफ है, इसमें आप बोलेंगे कि दीदी ये दिख तो एक बाइनरी ट्री जैसा रहा है। ये बाइनरी ट्री भी हो सकता है, पर क्या बाइनरी ट्रीज भी इनडायरेक्टली ग्राफ्स ही होते हैं? हाँ, वो इनडायरेक्टली ग्राफ्स ही होते हैं, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर भी एक ग्राफ है। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये वाला स्ट्रक्चर एक ग्राफ स्ट्रक्चर है तो आप बोलेंगे दीदी हाँ ये भी एक ग्राफ स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर एक सिंगल नोड अवेलेबल है। अब ये मेरा ग्राफ 1 बन गया, ये मेरा ग्राफ 2 बन गया, ये मेरा ग्राफ 3 बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पूरा का पूरा एक सिंगल ग्राफ है? आप बोलेंगे दीदी ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो ये एक अलग ग्राफ था, ये एक अलग ग्राफ था, ये एक तीसरा अलग ग्राफ था, ये तीनों एक ही ग्राफ कैसे हो सकते हैं? ये तीनों एक ही ग्राफ ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ग्राफ्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, कोई कंपल्जन नहीं होता कि आपके सारे के सारे ग्राफ के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कनेक्टेड हो सकता है आपके जो ग्राफ कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड ना हो, और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ग्राफ्स के अंदर। हो सकता है कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये मिलाकर एक सिंगल ग्राफ बना रहे हो, एक सिंगल ग्राफ जिसमें एक पार्ट ऐसा दिखता है, दूसरा पार्ट ऐसा दिखता है, तीसरा पार्ट ऐसा दिखता है। हो सकता है इस ग्राफ के अंदर ये वाला एज हो तो इसके दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। हो सकता है यहाँ पर एक तीसरा एज भी होता तो इसमें ये पूरा का पूरा एक सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट होता, पर यहाँ पर ये दोनों एज नहीं है। फिर भी इन तीनों को मिलाकर हम एक सिंगल ग्राफ कह सकते हैं जिसके बीच के एजेस नहीं एग्जिस्ट करते, जिसकी वजह से इसमें मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स आते हैं। यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। तो जो हमारे यूजुअल ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स थे, हमने अभी तक क्या ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स पढ़े हैं? हमने अभी तक डीएफएस की बात की है, हमने अभी तक बीएफएस की बात की है। डीएफएस और बीएफएस के अंदर यूजुअली प्रोसेस हमने क्या रखा था कि हम एक सोर्स ले लेते हैं, एक सोर्स मान लेते हैं। मैंने इस नोड को एज अ सोर्स ले लिया और यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी। पहले मैं यहाँ से इस नोड पर गई, फिर मैं इस नोड पर गई, फिर मैं इस नोड पर गई। ऐसे हम ट्रेवर्सल करते हैं किसी सोर्स के थ्रू। पर जरूरी नहीं है कि आपने किसी ग्राफ के अंदर एक सोर्स पिक कर लिया उससे आप पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर पाएं, क्योंकि अगर ग्राफ के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर मैंने इसको एज अ सोर्स ले लिया तो मान लेते हैं मैं डीएफएस कर रही हूं, पहले मैं इसको कवर कर लूंगी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से मैं इस पूरे कंपोनेंट को तो कवर कर लूंगी, पर मेरे ग्राफ के अभी भी दो हिस्से ऐसे बच जाएंगे जिनको मैंने ट्रेवर्स ही नहीं किया। इसीलिए जब भी हम नॉर्मल डीएफएस या नॉर्मल बीएफएस लिखते हैं तो जरूरी नहीं है अगर हमने सिंगल सोर्स से शुरुआत की है तो उस एक नोड से लेकर हम पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर लें। ऐसा होगा कि हम एक कंपोनेंट को ट्रेवर्स कर पाएंगे और बाकी के अगर कोई डिसजॉइंट कंपोनेंट्स होंगे जो जुड़े ही नहीं हुए हैं एज के थ्रू, उनको हम ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में अपने कोड को, एग्जिस्टिंग कोड लॉजिक वाइज बिल्कुल ठीक था, हम उस कोड में बस छोटे से मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि यूजुअली ये छोटे से मॉडिफिकेशंस कैसे दिखते हैं। हमें अगर एक सिंगल फंक्शन बनाना था पहले डीएफएस का, तो उसकी जगह अब हम दो फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? एक फंक्शन के अंदर हम लूप लगाएंगे इंट i इज इक्वल टू 0 से हमारे ग्राफ डॉट लेंथ तक। मतलब मैं एक एक करके अपनी पूरी की पूरी सारी मेरी जितनी जो वर्टिसेस हैं उन तक ट्रैवल करूंगी, और अपना जो विजिटेड होगा ना, मेरा जो विजिटेड जिसको मैं बूलियन टाइप का रखती थी उसे मैं पहले से ही बनाकर तैयार रखूंगी। पहले से ही बनाकर तैयार रखने का मतलब है कि मैंने अपना जो एरे था, मेरा वी साइज का एरे, उसे पहले से ही तैयार रख लिया और वहां पर मैंने फॉल्स से वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। अब जो मैं लूप लगाऊंगी उस लूप के अंदर मैं हर बार अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दूंगी। हेल्पर फंक्शन कहने का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसको अपनी आप में इंडिविजुअल यूटिलिटी नहीं है, उसको दूसरा फंक्शन कोई कॉल करके अपना सब पार्ट वाला कुछ काम करवाता है। तो ये जो मेरा फंक्शन बन जाएगा ये मेरा बनेगा डीएफएस फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगी इसको मैं कहूंगी डीएफएस का हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शंस को यूजुअली हम
कन्वेंशन होता है कि हम इसको लिख देते हैं मेन फंक्शन का नाम और उसके आगे मैं यूटिल लगा दूं कि ये मेरा यूटिल फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है, एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन है। तो मेरा जो नॉर्मल मेरा जो मेन फंक्शन होगा वो क्या करेगा, उसमें मैं बूलियन बना दूंगी, उसमें मैं लूप चला दूंगी और यहां से अगर मेरी कोई भी वर्टेक्स अभी नॉन विजिटेड है, अगर मेरा आई का विजिटेड फॉल्स है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, डीएफएस यूटिल को कॉल कर दूंगी और यहां पर डीएफएस यूटिल के अंदर मैंने जितना भी डीएफएस का कोड था, मेरा ओरिजिनल कोड जिसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उस कोड को लिख देंगे। इसको करने का एक ये फायदा है, मान लेते हैं मेरे ग्राफ के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक मेरा कुछ इस तरीके का पार्ट है और एक मेरा यहाँ पर ये पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स मिलकर मेरे एक सिंगल ग्राफ को फॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं मैंने सोर्स की शुरुआत की यहाँ से, तो मैंने इस नोड को ट्रेवर्स कर लिया। तो कैसे इस नोड को मैं सोर्स की तरह लूंगी, मैं एक लूप चलाऊंगी जो शुरू होगा 0 से लेकर ग्राफ की लेंथ तक। मान लेते हैं ये नोड 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर मैंने डीएफएस चलाया तो सबसे पहले देखेगा किसका विजिटेड फॉल्स है। सबसे पहले तो 0 का ही विजिटेड फॉल्स आएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसके विजिटेड को मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगी और इसको मैं विजिट कर लूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं डीएफएस यूटिल को कॉल कर दूंगी। डीएफएस यूटिल क्या करता है, अपना पूरा डीएफएस परफॉर्म करता है। जैसे ही वो डीएफएस को परफॉर्म करेगा, इसको भी विजिटेड कर देगा, इसको भी विजिटेड कर देगा, इसको भी विजिटेड कर देगा, इसको भी विजिटेड कर देगा। तो डीएफएस के अंदर नॉर्मल डीएफएस फंक्शन है जो मेरे पूरे के पूरे इस कंपोनेंट को विजिट करके आ जाएगा। जब वो वापस आया तो देखेंगे 0 भी विजिट हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी, अब 4 की बारी आएगी। 4 के लिए चेक करूंगी तो 4 के लिए तो डीएफएस अभी फॉल्स ही है, क्योंकि उसको तो विजिट ही नहीं कर पाए थे पिछली बारी में। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से डीएफएस को कॉल लगाएंगे अपने सेकंड कंपोनेंट के लिए। सेकंड कंपोनेंट के लिए कॉल लगाऊंगी तो 4 को विजिट कर देंगे, 5 को कर देंगे, 6 को कर देंगे। इस तरीके से सेकंड कॉल के अंदर मेरा सेकंड कंपोनेंट भी विजिट हो जाएगा। एंड सिमिलर वे में अगर मेरे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो मैं मल्टीपल कॉल्स लगाऊंगी अलग अलग सोर्सेस के लिए, ताकि डीएफएस के थ्रू मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को विजिट कर पाऊं। और यही सेम चीज हम किसके लिए करने वाले हैं, बीएफएस के लिए करने वाले हैं। कि मेरा एक नॉर्मल फंक्शन तो बीएफएस हो जाएगा जिसमें मैं बूलियन विजिटेड ले लूं और अपना एक लूप चला लूं, और मैं बीएफएस का कोड एक हेल्पर फंक्शन के अंदर लिख दूंगी जिसके अंदर जो मेरा मेन बीएफएस का काम होता है वो काम हो रहा होगा। इसकी मदद से अगर मेरे ग्राफ के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स भी है ना, वो अगर अलग अलग डिसजॉइंट टुकड़ों में बटा हुआ है, तब भी मैं उस पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर पाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक लूप चलाया है और मैंने विजिटेड को पहले ही ट्रैक कर लिया है। और ये सारी चीज सिर्फ हम डीएफएस बीएफएस के अंदर नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी के आने वाले जो क्वेश्चंस वाले कोड हैं उसके अंदर आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा कि यूजुअली हम एक लूप चलाते हैं और फिर हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वो हेल्पर फंक्शन को कॉल करने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि मेरे ग्राफ के अंदर डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं और मेरा काम होता है कि मैं अपने ग्राफ के सारे पार्ट्स तक पहुंच पाऊं, सारे पार्ट्स को ट्रेवर्स कर पाऊं। तो एक बार क्या करते हैं, अपने पुराने डीएफएस एंड बीएफएस के कोड को हम हेल्पर फंक्शन एंड मेन फंक्शन की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये मेरा नॉर्मल बीएफएस का कोड था जिसको मैंने लिखा था। मैं क्या करने वाली हूँ, इस बीएफएस के कोड को तो मैं नाम दे दूंगी यूटिल, यानी मैंने इसको एक यूटिल फंक्शन बना दिया, तो मैं बीएफएस यूटिल को कॉल लगा दूंगी। और मैं एक और फंक्शन बना दूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड बीएफएस के नाम से। अब जो मेरा मेन बीएफएस फंक्शन होगा, यानी ये वाला फंक्शन, इसके अंदर ओरिजिनली मेरे पास एक ग्राफ आएगा, यही सेम ग्राफ। और इस फंक्शन का काम है बस कि विजिटेड बना लो और ट्रैक कर लो सारे कंपोनेंट्स हो रहे हैं क्या। तो ये वाले जो बूलियन विजिटेड मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको एक्चुअली मैं यहाँ से हटाकर अपने बीएफएस के अंदर डिफाइन करूंगी और यहाँ पर पास कर दूंगी एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा बूलियन विजिटेड, तो ये एरे मेरे पास आ गया और इसी बूलियन विजिटेड को मैं अपने पूरे बीएफएस के अंदर यूज करूंगी। तो एक तरीके से मेरा बीएफएस यूटिल वाला जो कोड है वो छोटा हो जाएगा और मेरे बीएफएस फंक्शन के अंदर मैंने विजिटेड डिफाइन कर दिया। अब मैं एक लूप चला लूंगी फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हर बार मैं देख लूंगी इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, मतलब अगर मेरे विजिटेड के अंदर फॉल्स स्टोर्ड है तो उस केस में मैं कॉल कर लूंगी बीएफएस यूटिल को, जिसमें पास कर दूंगी अपना ग्राफ एंड माय विजिटेड। तो बीएफएस यूटिल क्या करेगा, मेरे विजिटेड के अंदर मेरे सारे अनविजिटेड नोड्स को जो कनेक्टेड है मेरे सोर्स के साथ, उनको मुझे विजिट करके दे देगा। फिर मैं अगले अनविजिटेड को देखूंगी अगले कंपोनेंट के लिए। तो इस तरीके से मैं अपने बीएफएस को डिवाइड करती हूँ। सेम तरीके से हम डीएफएस को डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये मेरा डीएफएस का कोड है जिसको हमने लिखा था। अब इसी डीएफएस के कोड को मैं डीएफएस यूटिल का कोड बना दूंगी और यहाँ पर भी मैं कॉल कर दूंगी डीएफएस यूटिल को। तो ये पूरा मेरा यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा। और अब मैं एक मेन डीएफएस का फंक्शन बना दूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड डीएफएस। डीएफएस के अंदर क्या आएगा, सिर्फ मेरे पास एक ग्राफ आएगा जिस ग्राफ को
मुझे पूरी तरीके से डीएफएस के थ्रू ट्रवर्स करना है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर भी एक विजिटेड बना लूँगी, इसको मैं कहूँगी बूलियन विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ माई टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, जिसमें आ जाएगा मेरे पास ग्राफ डॉट लेंथ। और अब मैं एक लूप चला लूँगी फॉर एंड आई इक्वल 0, आई लेस देन, जब तक मेरे ग्राफ को हम पूरी तरीके से ट्रवर्स नहीं कर देते, आई प्लस प्लस। हर बार मैं कॉल कर दूंगी अपने डीएफएस यूटिल को, किसके लिए कॉल करूंगी, ग्राफ। यहाँ पर मेरा करंट बन जाएगा मेरा आई, और पास कर दूंगी साथ में अपना विजिटर। आप देखेंगे ये जो डीएफएस के अंदर अब ये जो लाइनें हैं ये सेम कोड है, और मेरे बीएफएस के अंदर जो लाइनें हैं अब ये सेम कोड है। तो हर बार हम यूजुअली क्या करते हैं, ट्रवर्स करने से पहले, या हमें ग्राफ के सारे डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू ट्रवर्स करना होता है, तो हम वहाँ पर ये आउटर फंक्शन बना लेंगे, और अपने मेन फंक्शन के कोड को हम अपने यूटिल फंक्शन के अंदर, अपने मेन काम को यूटिलिटी फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि सारे डिफरेंट पार्ट्स को हम ट्रवर्स कर पाएं। तो आगे आने वाले काफ़ी सवालों में हमें सेम चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के अंदर साइकिल डिटेक्शन की। ग्राफ्स के अंदर हमने ऑलरेडी बात की है कि साइकिल का होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ट्रीज के अंदर साइकिल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती, लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, बट वो मेरी लिंक लिस्ट को खराब कर रही होती हैं। पर ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेक्ट करना कि एक ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब साइकिल एग्जिस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ्स के अंदर, काफ़ी डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। हम यूजुअली जो मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसके अंदर साइकिल डिटेक्ट करने के लिए हम डीएफएस का भी यूज़ कर सकते हैं, हम बीएफएस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक डिसजॉइंट सेट यूनियन इस एल्गोरिदम का भी यूज़ कर सकते हैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा साइकिल्स जो है एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल डिटेक्ट करने के लिए हम दोबारा से डीएफएस का भी यूज़ कर सकते हैं, हम बीएफएस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट नाम की चीज़ होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट साइकिल। यहाँ पर हम कान्स एल्गोरिदम को पढ़ रहे होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल कैसे डिटेक्ट करती हैं। यूजुअली हम जो साइकिल डिटेक्शन का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो जनरल इंटरव्यू के सवाल होंगे या कोडिंग टेस्ट होंगे उसके अंदर जनरली हम डीएफएस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डीएफएस का एल्गोरिदम काफ़ी सिमिलर सा होता है, काफ़ी इंस्टिंक्टिव होता है, वो ज़्यादा याद रहता है, प्लस हमारी मेमोरी कंजम्पशन उतनी नहीं होती। बीएफएस से हल्का सा जो एफिशिएंट मेथड होता है वो मेरा डीएफएस होता है, इसलिए यूजुअली हम क्या करेंगे, डीएफएस का यूज़ कर रहे होंगे। बट अगर आप बीएफएस को यूज़ करना चाहते हैं अपने साइकिल डिटेक्शन के लिए तो वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम किन किन एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे, हम डीएफएस की बात करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए, हम डीएफएस की बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ्स में डिटेक्शन के लिए, हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को भी पढ़ रहे होंगे, फिर कान्स एल्गोरिदम का भी डिस्कशन करेंगे। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे एग्जिस्ट करती है, अगर मैं आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाकर दूं जिसमें ये एक नोड है, 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 और यहाँ से मैं एक ऐसा एज कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हुआ, मेरे अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एक साइकिल बन गई। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल कैसी दिखती है, यहाँ पर साइकिल में डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से एक एज यहाँ निकाल दूँ, यहाँ से एक एज मैं यहाँ निकाल दूँ, और यहाँ से मेरा एक एज यहाँ जा रहा हूँ, तो ये जो मेरा फाइनल एज होगा इसकी वजह से साइकिल आ जाएगी। कैसे, मैं किसी भी नोड से शुरू करूँ मैं एक साइकिल के अंदर फंस जाऊंगी। तो इस तरीके से साइकिल डिटेक्शन के डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं ग्राफ्स के अंदर जिनको हमें डिटेक्ट करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। एक ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है, ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। इस ग्राफ के अंदर साइकिल कहाँ है, इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, एक साइकिल मेरी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। तो इस ग्राफ के अंदर मल्टीपल साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये मेरा ऐसा ग्राफ है जिसमें आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर लें, आप किसी भी साइकिल के अंदर नहीं फंस रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उस नोड के थ्रू आप वापस से घूमकर सेम नोड की तरफ आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर मेरे ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो उस ग्राफ के लिए मुझे रिटर्न करना है ट्रू, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो उस ग्राफ के लिए मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। तो मुझे पता है कि मुझे एक बूलियन टाइप का फंक्शन लिखना है जिसको यूज़ करके मैं साइकिल डिटेक्शन करने वाली हूँ, और हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक मॉडिफाइड डेप्थ फर्स्ट सर्च का। यानी हमारा जो डीएफएस का कोड था लॉजिक वही रहेगा, उसमें बस हल्के से मॉडिफिकेशंस होंगे ताकि साइकिल की जहाँ कंडीशन ट्रू हो जाए, साइकिल जहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो अपने साथ एक कंडीशन लेकर आती है। हम बात करेंगे लॉजिकली कि वो कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर भी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहां पर मुझे साइकिल मिल जाएगी। अगर वो कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे साइकिल नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं डीएफएस को हम यूज कैसे करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया है अपने इस ग्राफ का जिसके अंदर यहाँ पर
कुछ इस तरीके से साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब मैं अगर नॉर्मल डीएफएस की बात करूं तो डीएफएस के अंदर हम क्या करते थे, एक तो मेरे पास विजिटेड होता था। विजिटेड का काम होता था ट्रैक करना कौन कौन से नोड्स मेरे विजिट हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं अपने विजिटेड को बना लेती हूँ। विजिटेड के अंदर मेरे पास 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स हो जाएंगे, जिसके ऊपर इनिशियली मुझे पता है कि मैंने फॉल्स स्टोर कराया हुआ है। अब मान लेते हैं मैं नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म करूं। नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म करने के लिए मैं कहीं से भी शुरुआत कर सकती हूँ। मैं 0 से शुरुआत कर सकती हूँ, मैं 1 से कर सकती हूँ, 2 से कर सकती हूँ। पर हमने अभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स के अंदर बात की कि यूजुअली जब भी हम ट्रेवर्स करते हैं यानी डीएफएस बीएफएस परफॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरा ग्राफ ऐसे पूरा सिंगल एक कंपोनेंट हो। क्या हो सकता है, मेरे ग्राफ का इतना हिस्सा भी हो सकता है जहां पर 5, 6, 7 इस तरीके से 2 हिस्से हो सकते हैं ग्राफ के। तो अब हम जो भी डीएफएस परफॉर्म करेंगे उसमें एक मेन डीएफएस का फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर मेरा लूप चल रहा होगा, और दूसरा डीएफएस यूटिल का फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हम अपना पूरा काम कर रहे होंगे। तो इस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। तो मैं जो आपसे कोड डिस्कस करने वाली हूँ वो इस डीएफएस यूटिल का है जिसमें मेरा मेन काम हो रहा होगा। डीएफएस के फंक्शन का काम तो मुझे पता ही है साइकिल डिटेक्शन में क्या होगा, एक हम विजिटेड बना देंगे, एक हम लूप चला देंगे। वो काम तो हमेशा परफॉर्म करना है। हमारे लिए मेन लॉजिकल स्टेप है साइकिल डिटेक्शन के अंदर कि मैं अपना काम आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो हम उस काम की बात करेंगे। मेरे यूजुअल डीएफएस के अंदर मैं क्या काम करती थी, एक विजिटेड होता था, किसी भी सोर्स से हम शुरू कर देते थे, अगले वाले नेबर को हम विजिट करते जाते हैं। कब विजिट करते हैं, जब वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 पर आ जाऊं, मैं 0 से मैंने शुरुआत की थी, इसको विजिट कर लिया, फिर 1 पर आई, इसको विजिट कर लिया। अब मैं जब 2 पर आ गई और मैंने इसको विजिट कर लिया तो मैं इसके नेबर देखूंगी। नेबर में एक आएगा 1 तो ऑलरेडी विजिटेड दिखेगा इसको, 2 का दूसरा नेबर होगा 0 भी ऑलरेडी विजिटेड निकलेगा। क्या मैं कह सकती हूँ कि इसके जब नेबर्स इसको पता चलता है ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत मुझे हिंट मिल रहा है कि जब मेरा नेबर पहले से ही विजिट हो चुका हो तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि विजिट कैसे हुआ। विजिट होने की एक ही कंडीशन है कि मुझसे पहले इसके थ्रू हम जा चुके हैं, और मुझसे पहले अगर कोई जा चुका है तो मतलब उसी के रास्ते के थ्रू मेरे थ्रू भी अब वहां तक पहुंच सकता है। तो एक साइकिल की कंडीशन फॉर्म होती है। क्या इंट्यूशन निकला कि अगर किसी नोड पर मैं देखूं कि मेरा नेबर तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वहां पर मुझे थोड़ा बहुत हिंट लग रहा है कि वहां साइकिल की कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे, क्योंकि मैं जिस रास्ते के थ्रू आई उससे आगे जाकर मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी हूं जिसको ऑलरेडी ट्रेवर्स किया जा चुका है। मतलब कोई इस रास्ते के थ्रू ऑलरेडी चल के जा चुका है, अब मैं घूम के उसी रास्ते पे आ जाऊंगी, तो वहां तो साइकिल एग्जिस्ट करेगी ना। तो साइकिल एग्जिस्ट करने की कंडीशंस को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में सिंप्लीफाई करूं, तो अगर मेरे पास कोई भी एक नोड है, मान लेते हैं ये नोड 2 है, और इसको मैं कह देती हूं कि ये किसी 3 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। इनको मैं थोड़ा सा यहां पर ले आती हूं। मेरी नोड 2 किसी भी 3 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। एक नोड है ये जिसके अंदर 0 स्टोर्ड है, एक नोड है ये जिसके अंदर 1 स्टोर्ड है। मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला एज नहीं होता और कुछ ऐसा एज होता, तो मेरी 2 एक 4 के साथ भी कनेक्टेड हो जाती। तो अब मेरे पास 3 डिफरेंट कंडीशन आ गई हैं। कैसी 3 डिफरेंट कंडीशन? पहली कंडीशन आ गई है 0 की। 0 मुझे कहता है केस 1। केस 1 क्या है कि कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड है, मेरा जो नेबर है वो ऑलरेडी विजिटेड है, पर वो मेरा पेरेंट नहीं है। पेरेंट कहने का मतलब है कि जहां पर अभी मैं खड़ी हूं, जो मेरा करंट है, क्या मैं कह सकती हूँ 2 इज माई करंट नोड। करंट नोड जहां पर मैं खड़ी हूं, मैं 0 के थ्रू 2 पर नहीं आई। अगर मैं नॉर्मल डीएफएस की बात करूं तो मैं आपको डीएफएस का पाथ समझाती हूं कैसा होता है। यहां पर इसको, यहां पर इस वाले एज को तो हम कंप्लीटली हटा दूं अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ ये वाला एज अगर मैं कनेक्ट कर दूं और मैंने शुरुआत की है इस 0 के साथ, तो मैं क्या करूंगी, 0 को तो मैं विजिट कर दूंगी, फिर मैं आ जाऊंगी 1 पर, 1 पर आ गई, 1 को भी मैंने विजिट कर दिया, फिर मैं आ गई 2 पर आ गई, 2 को भी विजिट कर दिया। अब 2 देख रहा है मेरे नेबर्स कौन कौन है कि अगले वाले रास्ते पर कहाँ जाना है। डीएफएस में इसको देखेगा पहला नोड तो नेबर ये है 0 जो ऑलरेडी विजिटेड है पर मेरा पेरेंट नहीं है। पेरेंट कौन है? पेरेंट 1 है, जिसके थ्रू आप आते हैं करंट पर, वो आपका पेरेंट बन जाता है। 1 का पेरेंट कौन था? 1 का पेरेंट 0 था, क्योंकि मैंने क्या किया, 0 से मैं यहाँ पर आई तो 0 पेरेंट है, फिर 1 से मैं 2 पर आई तो 2 के लिए 1 पेरेंट है, फिर 2 से अगर मैं 4 पर जाती हूँ तो 4 के लिए 2 पेरेंट हो जाएगा। तो पेरेंट यानी जिस ऊपर वाले लेवल से मैं यहाँ पर आई हूँ वो मेरा पेरेंट हो जाएगा। क्या मैं कह सकती हूँ केस 1 ये है कि 0 विजिटेड तो था ही पहले से, पर ये मेरा पेरेंट नहीं है, ये मेरा केस 1 है। केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 की कंडीशन ये कहती है
कि नोड ऑलरेडी विजिटेड तो है, मतलब मेरा नेबर विजिटेड तो है और मेरा पेरेंट भी है। ये किसके लिए है? ये है केस 2, ये है केस 1। केस 2 में क्या हुआ? 1 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो डीएफएस में 2 के लिए 1 ऑलरेडी विजिटेड भी है और उसका पेरेंट भी है, तो ये बन गया मेरा केस 2। केस 3 क्या हो जाएगा? केस 3 ये हो जाएगा कि मेरी नोड ही विजिटेड नहीं है, मतलब मेरा नेबर ही विजिटेड नहीं है। जैसे 2 के लिए उसका एक नेबर विजिटेड है, दूसरा भी विजिटेड है, पर तीसरा नेबर, ये 4 उसके लिए विजिटेड नहीं है, इसीलिए वो आ जाएगा केस 3 की कैटेगरी में। तो अगर हम किसी भी नोड, करंट नोड पर होते हैं तो उसके पास 3 तरीके के नेबर्स हो सकते हैं। हो सकता है इसके पास ये दोनों नेबर्स ना हो, सिर्फ एक ही नेबर हो, पर मैक्सिमम अगर नेबर्स की वैरायटी देखूं तो 3 ही तरीके के नेबर्स हो सकते हैं। एक वो कैटेगरी जो विजिटेड है, एक वो कैटेगरी जो विजिटेड भी है और पेरेंट नहीं है, विजिटेड है और पेरेंट भी है, और तीसरी कैटेगरी जो विजिटेड ही नहीं है। और इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से मेरे पास अलग अलग केसेस आते हैं। डीएफएस के अंदर मुझे हमेशा चेक करना पड़ेगा कि जिस भी करंट नोड पर मैं हूं क्या वो विजिटेड है या वो विजिटेड नहीं है। अब मान लेते हैं मेरे पास ऐसा नोड आ गया जो विजिटेड नहीं है, तब तो मैं क्या करूंगी? नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म करूंगी। नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म करने का मतलब है कि उसके लिए कॉल लगा दो, कॉल करके उसको विजिट कर लो, नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म करना है। फिर मैं देख लूंगी कि अगर ये विजिटेड नहीं है और इसको विजिट करने के बाद मेरे पास रिटर्न होकर आया कि साइकिल है, इसने रिटर्न किया कि साइकिल है, तब मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू कि हाँ साइकिल एग्जिस्ट करती है। मतलब यहाँ पर 2 क्या करता? 2 4 से पूछता कि साइकिल है क्या, और यहाँ पर 4 3 से पूछता साइकिल है क्या। यहाँ पे तो साइकिल मिल जाती तो 4 2 को बताता हाँ साइकिल एग्जिस्ट करती है, अगर ये वाला एज होता तो फिर 2 रिटर्न करता ट्रू को कि हाँ साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो एक तो ये वाला केस होता है जिसमें नोड को विजिट ही नहीं किया, तो उसको आप विजिट कर लो, अगर फिर वो नोड बताता है साइकिल है तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है, पहला केस। दूसरा केस ये हो जाता है कि अगर आपकी नोड ऑलरेडी विजिटेड है पर वो पेरेंट नहीं है, उस केस में हमेशा आपके पास साइकिल एग्जिस्ट करेगी, तो आप वहां पर ट्रू रिटर्न करेंगे। जैसे यहां पर 2 से अगर 0 की तरफ एक एज एग्जिस्ट करता है पर 0 2 का पेरेंट नहीं है, मतलब मैं आई तो हूं 2 पर 0 मेरा इमीडिएट पेरेंट नहीं है। हो सकता है वो बीच के पहले के किसी रास्ते में आता हो, पर अगर पहले के किसी रास्ते में आया है और डायरेक्टली मेरे थ्रू वहां तक दोबारा पहुंचा जा सकता है, तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरा केस ये होता है जिसमें आपका नेबर तो ऑलरेडी विजिटेड है पर वो आपका पेरेंट भी है। उस केस में जरूरी नहीं है, उस केस में हम कह नहीं सकते तो मतलब उस केस में मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, उस केस में सिर्फ मुझे कंटिन्यू करना है, मतलब मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ये कोई मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे मुझे कोई डिसीजन मिल जाएगा। हो सकता है साइकिल हो सकता है साइकिल ना हो, यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकती। ये कौन सा केस होगा? मैं ग्राफ का एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत सिंपल ग्राफ है ये, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। इस ग्राफ में हमें दिख ही रहा है कि कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, पर यहाँ पर अगर मैं डीएफएस परफॉर्म करूँ तो सबसे पहले मैं 0 पर आऊंगी, 0 को विजिट कर लूंगी, फिर मैं आ जाऊंगी 1 पर, 1 को विजिट कर लूंगी। 1 फिर अपने नेबर्स को देखेगा, 1 नेबर को देख के कहेगा, सबसे पहले तो 0 को देखेगा। क्या कह सकती हूँ? 0 ऑलरेडी विजिटेड है पर 0 भी 1 का नेबर है। यहाँ पर सेव में ऐसे होंगी कि 0 विजिटेड तो है पर साथ के साथ में पेरेंट भी है 1 का, मतलब 0 के थ्रू ही मैं 1 तक पहुंची हूँ, इसीलिए मैं कह नहीं सकती अभी कि साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब मैं कॉल लगा दूंगी 2 के लिए, यहाँ पर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। तो मेरे पास 3 कंडीशन आ जाती हैं डीएफएस के अंदर। 3 कंडीशन ये आती है कि पहला केस वो होगा जब विजिटेड भी है पेरेंट नहीं है, उस केस में तो हमेशा साइकिल है। दूसरा केस विजिटेड भी है पेरेंट भी है, उस केस में कह नहीं सकते तो वहां पर कोई एक्शन नहीं लेना। तीसरा केस वो है जिसमें विजिटेड नहीं है, तो क्या करो? विजिट कर दो, उसके लिए चेक कर लो साइकिल एग्जिस्ट करती है क्या। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो आप भी रिटर्न कर दो ट्रू। तो अब जो मेरा नॉर्मल डीएफएस का कोड था उसको हम हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, हल्का सा इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि पहले जो मैं अपने डीएफएस के कोड के अंदर, या मैं इसको कह दूं डीएफएस यूटिल के अंदर, पहले हम सिर्फ ग्राफ और विजिटेड को पास करते थे, साथ के साथ करंट नोड आती थी। अब मेरे पास करंट नोड के साथ मेरा पेरेंट भी पास होगा। शुरुआत वाला जो नोड होगा उसके लिए पेरेंट क्या होगा? मान लेते हैं मैं शुरू ही 0 से कर रही हूँ, तो 0 का तो कोई पेरेंट ही नहीं, मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ इसके लिए पेरेंट -1 होगा। बाकी सबके लिए वैलिड वैल्यूज है, पर 0 के लिए पेरेंट हम -1 रख सकते हैं क्योंकि 0 का कोई पेरेंट नहीं है। तो मेरा फंक्शन का सिग्नेचर कुछ ऐसा
लिखेगा और इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे काम को परफॉर्म करके लिखूंगी। तो एक बार हम क्या करने वाले हैं, मैं इस पूरे के पूरे लॉजिक के लिए कोड लिखने वाली हूँ, उसके बाद इसी कोड को हम ड्राई रन करके देखेंगे। तो इस बार मैंने क्या किया है, अपने कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी एक स्टैटिक क्लास बनाई हुई है एज नाम से। हर बार एज के लिए हम क्या करते थे, उसका सोर्स, डेस्टिनेशन और वेट लेते थे। इस बार मैंने वेट वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया क्योंकि वेट की फ्रैंकली हमें अभी के केसेस में इतनी जरूरत नहीं है। जब हम शॉर्टेस्ट पाथ और इस तरीके के एल्गोरिथम्स करेंगे उन केसेस में हम एज क्लास के अंदर वेट को कंसिडर कर रहे होंगे। तो अभी के लिए एज के अंदर दो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, एक उसकी सोर्स, एक उसकी डेस्टिनेशन। मैंने अपने ग्राफ को कुछ क्रिएट कर लिया है इस कोड की हेल्प से। मैं बता भी देती हूँ, इस कोड से हमारे पास वही ग्राफ क्रिएट होगा जिसके ऊपर हम ड्राई रन करेंगे। यानी जिसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये सेम ग्राफ है जिसको क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरीके से अपने एजेस को डिफाइन किया है। अब एजेस से हमें ग्राफ क्रिएट करके मिल जाएगा। मैंने इस तरीके से फंक्शंस को कॉल भी कर लिया है। अब मुझे सिंपली कोड लिखना है अपने साइकिल डिटेक्शन का। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना मेन कोड लिखूंगी, यानी पब्लिक स्टैटिक बूलियन डिटेक्ट साइकिल। डिटेक्ट साइकिल के अंदर मेरे पास मेरे पैरामीटर में आएगी मेरी एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे, जिसको मैं नाम देती हूँ अपना ग्राफ। इसके अंदर मुझे एक विजिटेड बनानी है, तो मैं विजिटेड बना लेती हूँ बूलियन विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ ग्राफ डॉट लेंथ। और एक लूप चला लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ की लेंथ आई प्लस प्लस। हर बार मैं चेक कर लूंगी कि अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई फॉल्स हो जाता है, मतलब अभी मेरे नोड को किसी ने विजिट नहीं किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको विजिट करना। विजिट करने के लिए मैं कॉल लगा दूंगी डिटेक्ट साइकिल यूटिल को। आप समझ रहे हैं मैंने क्या चीज की है? मैंने वही चीज की है जो मैं बीएफएस के अंदर कर चुकी हूँ, कनेक्टेड कंपोनेंट्स में डीएफएस के अंदर कर चुकी हूँ। मेरा जो नॉर्मल बेसिक टेम्पलेट होता है कोड लिखने का, उसमें विजिटेड बना लिया और मैंने अपना लूप चला लिया। दोनों काम मैंने अपने मेन डिटेक्ट साइकिल फंक्शन के अंदर किए। अब जो मेरा एक्चुअल कोर वाला काम होगा उसको मैं यूटिलिटी फंक्शन के अंदर परफॉर्म करूंगी। तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैं एक और फंक्शन बना लूंगी पब्लिक स्टैटिक, इसको भी रिटर्न टाइप दूंगी बूलियन डिटेक्ट साइकिल यूटिल। इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा मेरा ग्राफ। साथ के साथ मेरे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो मैं बूलियन विजिटेड पास करूंगी यहाँ पर, एक मैं अपना करंट नोड पास करूंगी, साथ के साथ करंट नोड का पेरेंट भी पास करूंगी। तो मेरे पास 4 पैरामीटर्स आए। कौन से 4 पैरामीटर्स आए? एक मेरे पास ग्राफ आएगा, एक मेरे पास विजिटेड आएगा, एक मेरे पास करंट आएगा, एक मेरे पास पेरेंट आएगा। ये 4 इन्फॉर्मेशन मुझे हमेशा चाहिए ही। तो अगर मुझे कोई अनविजिटेड नोड मिला है तो उसके लिए ग्राफ तो सेम ही पास करूंगी, विजिटेड भी सेम ही आएगा। क्या मैं कह सकती हूँ करंट नोड मेरा ith नोड होगा, इससे मुझे शुरुआत करनी है, और जिस नोड से शुरुआत करते हैं उसका पेरेंट नहीं होता, इसीलिए इसके लिए मैं पास करूंगी -1 को एज माय पेरेंट। इतना बेसिक टेम्पलेट मुझे लिखना पड़ेगा जब भी मैं अपने डिटेक्ट साइकिल के कोड की बात करती हूँ। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि दीदी मैंने बार बार क्यों चेक किया, नॉन विजिटेड है क्या? एक ही बार में अगर मुझे नॉन विजिटेड मिल गया तो मैं पूरे को देख के आ जाऊँ साइकिल एग्जिस्ट करती है क्या, और नहीं करती तो वहीं से फाइनल आंसर रिटर्न करवाऊँ? ये लूप मैंने क्यों लगाया है? इस लूप को लगाने के पीछे का लॉजिक ये है कि मान लेते हैं मेरे पास मेरे ग्राफ के अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं एक कॉम्पोनेंट मेरे पास कुछ ऐसा है, ये मेरा ग्राफ है 1 2 3, दूसरा कंपोनेंट ऐसा है 4 5 6, पर यहाँ पर ये एज है। मान लेते हैं मैंने 1 के साथ शुरुआत की, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, ये घूम के आगे इन्होंने बोला साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, पर उसके बाद मुझे 4 मिला जो अनविजिटेड है। तो मैं इस वाले कंपोनेंट के लिए दोबारा से कॉल लगाऊंगी और ये तो मुझे बताएगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए ट्रू आएगा। इसीलिए मुझे सारे कंपोनेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि सबके अंदर अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती तभी मैं बोलूँ नहीं करती, एक के अंदर भी एग्जिस्ट करती है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू, यानी एग्जिस्ट करती है ग्राफ के अंदर साइकिल। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बार बार कॉल लगाई है, और इस कॉल के लिए मैं चेक भी कर लूंगी कि इफ दिस वैल्यू, ये वाली जो डिटेक्ट यूटिलिटी वाली कॉल है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो भी मैं यहाँ से रिटर्न कर दूं ट्रू, मतलब साइकिल एग्जिस्ट इन वन ऑफ द पार्ट्स। ऑल्दो ये मेरा जो ग्राफ है इसके अंदर एक ही पार्ट है, पर मैं कोड किसके लिए लिख रही हूँ? एक यूज केस के लिए नहीं लिख रही, मल्टीपल केसेस के लिए। तो कॉर्नर केसेस को कवर करना होता है हमेशा। कॉर्नर केसेस कौन से होंगे? कॉर्नर केसेस इसमें वो केसेस हो सकते हैं जिसमें आपके ग्राफ के अंदर मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स हो, तो उसमें हर एक पार्ट के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा साइकिल है क्या। इसीलिए मैंने इस अलग फंक्शन को अलग से लिखा है। अब डिटेक्ट साइकिल के फंक्शन के कोड के अंदर मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल हम डीएफएस करेंगे, जो नॉर्मल डीएफएस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वैसे ही ऑपरेशन मुझे करते हैं। यानी जैसे ही मैं किसी भी करंट के लिए आ जाऊं यहाँ पर, वैसे ही उसको विजिटेड करा दो। विजिटेड ऑफ करंट को मैं करा दूंगी हर पॉइंट पर ट्रू। उसके बाद उसके नेबर्स को कॉल लगा दो, i = 0, i < my ग्राफ ऑफ
करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब मेरे पास 3 केसेस आते हैं अपने नेबर्स के लिए। किसी भी करंट नोड पर मैं खड़ी हूं तो मेरे नेबर्स के लिए मेरे पास 3 केसेस आते हैं। पहला केस वो मान लेते हैं जिसमें मेरा नेबर विजिटेड ही नहीं है। तो अगर विजिटेड ऑफ माय नेबर, नेबर कौन हो जाएगा, पहले एज निकाल लेते हैं। एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। तो यहां से ई डॉट डेस्टिनेशन मेरा नेबर हो जाएगा। ई डॉट डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, उसको कॉल लगा दूंगी। कॉल लगाने के लिए मैं कॉल करूंगी डिटेक्ट साइकिल को। डिटेक्ट साइकिल को कॉल लगाई, इसमें ग्राफ पास कर दिया, इसमें मैंने विजिटेड पास कर दिया। करंट कौन बन जाएगा, करंट अब बन जाएगा मेरा नेबर, क्योंकि उसके लिए कॉल जा रही है। तो मैं करंट को पास करूंगी एज माय नेबर। एंड नेबर का पेरेंट कौन है, क्योंकि मेरे थ्रू कॉल जा रही है तो अब नेबर का पेरेंट मैं बन जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगी पेरेंट को एज माय करंट। अगर मेरा नोड, अगर मेरा नेबर अनविजिटेड है और उसको विजिट करने के बाद, मतलब डिटेक्ट साइकिल कॉल करने के बाद, इसको डिटेक्ट साइकिल यूटिल कॉल करने के बाद अगर उसने ट्रू दे दिया, इसका मतलब है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है और मुझे भी रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू। ये जो जितने भी मैंने केसेस बताए थे, ये इसमें केस 3 था मेरा। अब मैं केस 1 की बात करती हूँ। केस 1 कहता है एल्स इफ अगर मेरा विजिटेड ऑफ नेबर ऑलरेडी ट्रू है, मतलब मेरा नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, प्लस जो मेरा नेबर है उसकी वैल्यू मेरे पेरेंट के बराबर नहीं है, मतलब विजिटेड भी ट्रू है पर वो मेरा पेरेंट भी नहीं है, उस केस में साइकिल हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू। यानी अगर मेरा ई डॉट डेस्टिनेशन इज नॉट इक्वल टू माई पेरेंट, उस केस में मुझे हमेशा रिटर्न करना है ट्रू को। नोड ऑलरेडी विजिट भी हो चुका है और वो मेरा पेरेंट भी नहीं है, तो उस केस में तो हमेशा साइकिल है, यानी रिटर्न करना है ट्रू। और केस 2 क्या कहता था, केस 2 मुझे कहता था डू नथिंग। तो यहाँ पर मैं वही एग्जैक्टली करूंगी, डू नथिंग। या फिर इस केस में मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं करती हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस लूप के अंदर। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड बन जाएगा टू डिटेक्ट माई साइकिल। अगर यहाँ पर मुझे साइकिल एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिखती तो मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगी फॉल्स, की मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर भी मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स, मतलब अगर इसमें से किसी ने ट्रू नहीं रिटर्न करके दिया, मतलब नहीं करती, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो मेरा फंक्शन ऐसा हो जाएगा, पहले तो मैं विजिटेड बना लूंगी, फिर मैं हर एक कंपोनेंट के लिए कॉल कर दूंगी कि क्या वहां पर साइकिल एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती होगी तो ट्रू रिटर्न कर दूंगी, किसी ने भी ट्रू नहीं दिया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। मेरे डिटेक्ट साइकिल यूटिल के अंदर मेरे पास ग्राफ आता है, विजिटेड आता है, करंट आता है, उसका पेरेंट आता है। हर बार पहुंचते ही डीएफएस की तरह करंट को मैं विजिटेड करा दूंगी, फिर एक लूप चला दूंगी सारे नेबर्स के लिए। अगर कोई नेबर विजिटेड नहीं है पर उसने विजिट करने के बाद बोल दिया साइकिल है, तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू। अगर कोई विजिटेड है और मेरा पेरेंट भी नहीं है तो उस केस में भी साइकिल एग्जिस्ट करती है, उसमें भी ट्रू। केस 2 कहता है कि कुछ नहीं करना, अगर पेरेंट है और विजिटेड है तो कुछ नहीं करना, उस केस में तो कुछ नहीं किया और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब क्या करूंगी, मेन फंक्शन से कॉल लगाऊंगी डिटेक्ट साइकिल के लिए। डिटेक्ट साइकिल में मैं अपना ग्राफ पास करने वाली हूँ कि क्या इस ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। मुझे ऑलरेडी पता है इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू। तो हम कॉल लगाते हैं और इस केस में मेरे पास रिटर्न होकर आया है ट्रू। अब अगर इस ग्राफ से मैं 0 और 1 तक का ये वाला जो एज है, अब अगर इस ग्राफ से मैं 0 और 2 तक का जो एज है उसको तोड़ दूं तो उस केस में साइकिल हट जाएगी। तो मैं उस एज को तोड़ने के लिए अपनी 2 लाइन को कमेंट आउट कर देती हूँ। कहने का मतलब है 0 से जो 1 तक की लाइन है, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूं और 1 से 0 वाली लाइन भी, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम 2 बार एज बताते हैं तो दोनों एज को मुझे हटाना पड़ेगा। 0 से 1 नहीं, हम 0 से 2 को कमेंट आउट करने वाले हैं। तो 0 से 2 वाला एज हट जाएगा एंड 2 से 0 वाला एज भी हट जाएगा। इसको अब सेव करवाती हूँ। अब मेरे ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं है, तो इस केस में अब मेरे पास प्रिंट होकर आना चाहिए फॉल्स। यहाँ पर ट्रू इसलिए प्रिंट हुआ इस वाले केस के लिए जब ये 0 से 2 वाला एज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे कोड में हमने क्या किया है, इस यूटिलिटी वाले फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले तो चेक किया क्या मेरा विजिटेड ऑफ नेबर फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो मैंने डिटेक्ट साइकिल यूटिल को कॉल लगा दी है उसी इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो ये कॉल इफ स्टेटमेंट के अंदर ही लग जाएगी और इस कॉल की वजह से क्या होगा, नेबर विजिट भी हो जाएगा। और फिर अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, तो फिर क्या करता है, एल्स में जाके दोबारा चेक करता है और इस टाइम पर जिस
नेबर के लिए कॉल लगी थी वो नेबर विजिटेड हो चुका है कॉल की वजह से। तो मुझे एक्चुअली एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में। ये वाली जो कंडीशन है ना जिसमें मैं कॉल लगा रही हूँ, इस कंडीशन को मैं इफ के अंदर नहीं लिख सकती, इसीलिए इस कंडीशन को मुझे अलग से एक और इफ बनाकर इसके अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो दोनों कंडीशंस है इसको मैं साथ में इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि ये सेकंड वाली मेरी कॉल की कंडीशन है। जब कॉल हो जाएगी तो दोबारा से नई स्टैक कॉल लगेगी और ये मेरे अगले नेबर को ट्रू बना देगी। तो उस केस में अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो ये वाला केस हमेशा ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे गलत आंसर मिलेगा। तो एक बार अगर मेरा नेबर अनविजिटेड है तो उसको मुझे अलग से विजिट करना पड़ेगा, मैं सेम कॉल के अंदर उसको, सेम स्टेटमेंट के अंदर उसको विजिट नहीं कर सकती। इसीलिए छोटा सा चेंज हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड कंडीशन को एक इंटरनल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर लेके चले जाएंगे और यहां पर मैं रिटर्न करवाने वाली हूं ट्रू को। इसको कर लेते हैं हम सेव एंड दोबारा से एक बार करते हैं रन। मेरा ये वाला ग्राफ है जिसमें 0 और 2 वाला एज एग्जिस्ट नहीं करता, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। तो इसके लिए एक बार हम कॉल लगाते हैं। इस बार मेरे पास प्रिंट होकर आया है फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर एक साइकिल को डिटेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये जो डिटेक्ट साइकिल वाला कोड है इसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये डीएफएस के कोड जैसा ही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है। मतलब डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर मैं मॉडिफाइड डीएफएस यूज करती हूँ जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वी प्लस सी, यानी माई वर्टिसेस प्लस माई एजेस। अब यहाँ पर एक बार हम अपने कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। ये मेरा ग्राफ था, ये मैंने अपना विजिटेड बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे जो इंडेक्स हैं इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज्ड हैं। मेरे पास मेरे 3 केसेस होते थे। पहला केस वो जिसमें नेबर विजिटेड है पर पेरेंट नहीं है, उसमें तो हमेशा साइकिल होती है। दूसरा केस वो जिसमें विजिटेड है और पेरेंट भी है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना होता। तीसरा केस वो जिसमें विजिटेड नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करती थी, विजिट कर देती थी और अगर साइकिल मिलती है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। तो शुरुआत में करने वाली हूँ 0 के साथ। 0 पर शुरुआत करूंगी तो 0 पर पहुंचते ही मैं विजिटेड हो जाऊंगी, तो 0 के इंडेक्स पर जाकर मैं विजिटेड कर दूंगी। 0 अपने नेबर्स के लिए चेक कर देगा। 0 का पहला नेबर है 1, 1 ऑलरेडी क्या है, नॉट विजिटेड है। नॉट विजिटेड के केस में हम क्या करते हैं, उसको विजिट कर लेते हैं। तो मैं आ जाऊंगी अब 1 पर। 1 क्या करेगा, पहले तो खुद को विजिट कर देगा, तो मैं 1 को विजिट कर दूंगी। अब 1 अपने नेबर्स को देखेगा। 1 का पहला नेबर 0 ही है, मतलब जहां से वो आया है, और 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट भी 0 है। जब मुझे पता चलेगा नेबर भी 0 है, पेरेंट भी 0 है, तो मैं सेकंड कंडीशन पे आ जाऊंगी जहां मुझे कुछ नहीं करना होता। उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरे नेबर की। 1 का दूसरा नेबर है 2। 2 क्या है, 2 भी नॉट विजिटेड है, तो 2 को हम विजिट कर देंगे। 2 पर पहुंच जाएंगे, इसको विजिट कर लेंगे, 2 पर हम मार्क कर देंगे विजिटेड। अब 2 अपने नेबर्स को देखेगा। सबसे पहले 2 देखेगा 0 की तरफ। 2 देखेगा कि 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है और 2 के लिए पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट है 1, क्योंकि 1 के थ्रू हम 2 के पास आए हैं। अब 2 क्या बोलेगा, 2 बोलेगा मेरा एक ऐसा नेबर है जो विजिटेड भी है पर मेरा पेरेंट भी नहीं है, तो इस केस में मुझे यहाँ से रिटर्न करना है ट्रू, मतलब मुझे मेरी साइकिल मिल गई है। तो 2 क्या करेगा, 2 1 को ट्रू रिटर्न करेगा। अब 1 के पास अगर कोई भी नेबर ट्रू रिटर्न करता है तो 1 भी क्या रिटर्न करेगा, 1 भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो 1 भी 0 को ट्रू रिटर्न करेगा। 0 क्या करेगा, मेन फंक्शन को ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में मेरे पास ट्रू आएगा एज माय फाइनल आंसर, मतलब मेरे पास एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर डिटेक्ट हुई साइकिल, साइकिल मेरी इस 2 वाली नोड पर डिटेक्ट हुई जिसने पाया कि 0 वाला नोड ऑलरेडी विजिट हो चुका था पर मेरा पेरेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम ड्राई रन करते हैं अपने साइकिल डिटेक्शन वाले कोड्स को। नेक्स्ट जो सवाल की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बाईपार्टाइट ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को। पहले तो इस शब्द का मतलब समझते हैं, बाईपार्टाइट। बहुत अजीब सा आपको शब्द सुनने में लग रहा होगा, बस इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाली हूँ। एक हो जाएगा बाय, एक हो जाएगा पार्टाइट। बाय का मतलब होता है 2, पार्टाइट यानी पार्ट्स, या इसको मैं कह सकती हूँ पार्टीशंस। बाईपार्टाइट ग्राफ्स एक ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनको आप 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। 2 टुकड़ों में कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं कि ग्राफ के अंदर मैं किसी भी एज को ले लूं जो U वाली नोड से लेकर V वाली नोड तक जा रहा है। अगर किसी को भी मैंने किसी भी एज को ले लिया, मान लेते कोई भी ऐसी नोड है, इस नोड की वैल्यू मान लेती हूँ U, इसकी वैल्यू मान लेती हूँ V, तो मैं अपने ग्राफ को 2 ऐसे पार्टीशंस में, 2 ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ जहां पर सारे U वाले नोड्स फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे और V वाले नोड्स मेरे सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, और मुझे सिर्फ 2 ही सेट्स ऑफ नोड्स चाहिए होंगे कि मेरे पूरे मैं ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाऊं। इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझते हैं। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कहती है कि सारे जो वर्टिसेस है ना, उनको मैं 2 इंडिपेंडेंट सेट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट सेट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कोई नोड इसमें भी आ गई इसमें भी आ गई।
दो इंडिपेंडेंट सेट्स होंगे, एक है मेरा सेट 1 जिसके अंदर सारे u वाले नोड्स आएंगे, एक है मेरा सेट 2 जिसके अंदर सारे v वाले नोड्स आएंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मेरा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए हम देखेंगे u एंड v को इस तरीके से डिवाइड करना है कि एवरी एज जो u से लेकर v तक जाता है, या तो यहां से लेकर यहां तक का कोई नोड कनेक्शन बन रहा हो या यहां से लेकर यहां तक का कोई नोड कनेक्शन बन रहा हो। अब ये डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड किसी भी ग्राफ के लिए हम चेक कर सकते हैं। आसान शब्दों में इसको बोला जाए तो अगर हमारे पास कोई एज है जो u से लेकर v तक जाता है, तो या तो u इसके अंदर आना चाहिए, v इसके अंदर आना चाहिए, या फिर v इसके अंदर आना चाहिए, u इसके अंदर आना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर मैं इस एज की बात करूं तो uv या तो इस सेट में आ गए दोनों के दोनों, या uv दोनों के दोनों इस सेट में आ गए। मतलब कोई भी एज अगर दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है तो वो दोनों नोड्स सेम सेट के अंदर नहीं आनी चाहिए, मुझे हमेशा उनके दो सेट्स बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो एज है उसके कनेक्टिंग वर्टिसेस सेम सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो सेम चीज है, अगर मैं अपने ग्राफ का कोई भी ऐसा एज ले लूं उसमें u और v सेम सेट के अंदर नहीं आने चाहिए, डिफरेंट सेट्स के अंदर आने चाहिए। तो क्या डिफरेंट सेट्स के अंदर डालकर इन सेट्स के अंदर डालकर मैं अपने ग्राफ को दो टुकड़ों में तोड़ पाती हूँ क्या? अगर हम सक्सेसफुली तोड़ पाते हैं तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो ग्राफ है दैट इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है ट्रू, और नहीं तोड़ पाती तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम है हमारी वो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो मेरे दो गिवन ग्राफ्स हैं ये बाईपार्टाइट ग्राफ्स हैं या नहीं है। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट ग्राफ की बात करती हूँ। इसके अंदर मैं इस वाले एज को कंसिडर करती हूँ। इस एज में u को मैं मान सकती हूँ 0, v को मैं मान सकती हूँ 1। मुझे क्या करना है, 0 और 1 को अलग अलग सेट में डालना है। तो मैं यहाँ पर 0 को डाल देती हूँ, यहाँ पर मैं 1 को डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे एज पर। इस एज में एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 3 है। मुझे 1 और 3 को अलग अलग में डालना है। मुझे पता है 1 यहाँ पर ऑलरेडी डल चुका है, तो मैं क्या करूंगी 3 को दूसरे वाले में डाल दूंगी, क्योंकि सेम में नहीं डाल सकते। तो 3 मेरा कहाँ आ जाएगा, 3 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ अपने तीसरे एज पर। तीसरे एज में आकर क्या करूंगी, तीसरे एज में इस एज को कंसिडर करूंगी जिसमें मुझे 2 और 3 को अलग अलग में डालना है। अब फर्क नहीं पड़ता इसमें डालूं या इसमें डालूं, बस 2 और 3 अलग अलग में आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 को एक में डाल दूंगी, 3 को एक में डाल दूंगी। 3 ऑलरेडी यहाँ डल चुका है प्रॉपर कंडीशंस की हेल्प से, तो मैं क्या करूंगी 2 को यहाँ डाल दूंगी। उसके बाद मैं आ जाऊंगी इस वाले एज पर। इस वाले एज पर देखूंगी कि मुझे 0 और 2 को अलग अलग में डालना है। 0 ऑलरेडी डल चुका है इस वाले सेट में, 2 ऑलरेडी डल चुका है इस वाले सेट में। मैंने क्या किया, सक्सेसफुली 0 और 2 को अपने सेट्स के अंदर ऐड कर दिया। तो मेरे पास दो सेट आ गए u एंड v इस तरीके से कि अगर मैं अपने ग्राफ का कोई भी एज उठा लूं, मान लेते हैं मैंने कोई रैंडम एज ये वाला एज उठाया, तो इसका 3 और इसका 1 अलग अलग सेट में होंगे। 3 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। तो आई कैन सक्सेसफुली से दैट दिस ग्राफ इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। मतलब मैंने इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर वर्टेक्स जो एक एज में u और v को फॉर्म करती है वो अलग अलग सेट्स के अंदर आती है, और ये इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। तो दिस इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ मुझे मिलेगा तो इसके लिए मुझे ट्रू को रिटर्न करना है। अब बात करते हैं अपने सेकंड ग्राफ की। दिस इज माई सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ के अंदर सबसे पहले इस एज को कंसिडर करती हूँ। इसके अंदर आया 0 एंड 1, तो मैं 0 को एक में डाल दूंगी, 1 को एक में डाल दूंगी। उसके बाद बात करती हूँ 1 एंड 3 की। इसमें आया 1 एंड 3। अब 1 ऑलरेडी यहाँ डल चुका है तो 3 को मैं डाल दूंगी दूसरे वाले सेट में। फिर नेक्स्ट एज की बात करती हूँ 3 एंड 4। 3 ऑलरेडी डल चुका है तो 4 को डाल दूंगी दूसरे वाले सेट के अंदर। इसके बाद बात करती हूँ 4 एंड 2 की। 4 ऑलरेडी डल चुका है, 2 को मैं डाल देती हूँ दूसरे वाले सेट के अंदर। अब लास्ट जो मैं बात करूंगी वो है 0 एंड 2 की। बाकियों को मैं हटा देती हूँ। 0 एंड 2 के अंदर मुझे 0 और 2 को अलग अलग में डालना है। तो मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी क्या 0 ऑलरेडी डल चुका है, 0 ऑलरेडी डल चुका है। फिर मैं देखूंगी क्या 2 ऑलरेडी डल चुका है, 2 भी ऑलरेडी डल चुका है। दोनों कहाँ डले हैं, दोनों सेम सेट के अंदर डले हुए हैं। अब ये दोनों अगर सेम सेट के अंदर डलते हैं तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है। प्लस मैं अपने 2 को निकालकर ऐसा भी नहीं है दूसरे सेट में डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 2 दूसरे सेट में चला गया तो 2 और 4 सेम सेट के अंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा नॉन बाईपार्टाइट ग्राफ है। इसके अंदर मेरी बाईपार्टाइट की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स को। मतलब इस ग्राफ के लिए कोई भी ऐसा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता कि मैं सारे के सारे एज के जो नोड्स हैं u एंड v वाले कपल पेयर नोड्स, उनको मैं अलग अलग सेट में डाल पाऊँ। हमेशा मेरे पास दो ऐसी नोड्स आएंगी जो सेम सेट में आएंगी ही आएंगी। इसीलिए दिस इज नॉन बाईपार्टाइट एंड दिस इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम का यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ग्राफ बाईपार्टाइट होता है, कौन सा ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं होता।
इस इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे ग्राफ कलरिंग का। मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे एक सेट 1 को लेना होता है, एक सेट 2 को लेना होता है, तो मैं सेट 1 को एक कलर असाइन कर देती हूँ। मान लेते हैं सेट 1 का कलर है येलो और सेट 2 का कलर है ब्लू। तो इस तरीके से जिन नोड्स का कलर येलो हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेट 1 के अंदर आ जाएंगी, जिन नोड्स का कलर ब्लू हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेट 2 के अंदर आ जाएंगी। क्या मैं कह सकती हूँ किसी नोड को अगर मैंने 0 वैल्यू दे दी तो मतलब उसका कलर येलो है, और किसी नोड को बाय डिफॉल्ट मैंने 1 वैल्यू दे दी तो मतलब उसका कलर ब्लू है, और किसी नोड की वैल्यू -1 है मतलब उसको अभी कोई कलर ही नहीं दिया। तो शुरुआत में क्या होगा, सारे के सारे नोड्स की वैल्यू मेरे पास -1 होगी, मतलब उनका कोई कलर ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं BFS परफॉर्म करूंगी और मैं सारे के सारे नोड्स को कलर देना शुरू कर दूंगी। इसको एक्चुअली परफॉर्म करके देखते हैं। इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में मैं सबसे पहले आई अपनी 0 वाली नोड पर। मैंने क्या किया, शुरुआत में सबके पास -1 -1 -1 -1 है। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं 0 को आकर कलर दे दूंगी। 0 को मैं कलर दे देती हूँ, मान लेते हैं येलो, मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ। मैंने 0 को कलर दे दिया येलो, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर, मतलब इसके पास येलो कलर आ गया। अब मैं आ जाऊंगी इसके नेक्स्ट नोड पर। नेक्स्ट नोड पर आ गई 1 पर। 1 को मुझे क्या देना है, इससे ऑपोजिट कलर देना है। यानी अगर पहले इसके पास 0 है तो अब इसको मुझे 1 देना पड़ेगा। तो 1 दे दूंगी तो 1 को मेरे पास कलर आ जाएगा ब्लू, जिसमें वैल्यू आ जाएगी 1। अब 1 से उसके नेक्स्ट नोड पर जाऊंगी, नेक्स्ट नोड को मुझे अलग कलर देना पड़ेगा, तो इसको मैं येलो दे दूंगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 के बराबर। अब 3 से आ जाऊंगी नेक्स्ट नोड पर, इसको मुझे अलग कलर देना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू ब्लू आ जाएगी, और यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगी 1 को। तो अब मैं देख पा रही हूँ 2 से जब 1 पर आऊंगी तो ऑलरेडी इसके पास अलग कलर है। तो मैंने क्या किया, 2 कलर्स की हेल्प से मैंने अपने पूरे के पूरे ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या मैं कह सकती हूँ कि जिनको मैंने येलो कलर दिया वो मेरे नोड्स थे 0 एंड 3 वाले, और जिनको मैंने ब्लू कलर दिया वो मेरे नोड्स थे 1 एंड 2 वाले। तो मैंने अपने ग्राफ के जितने भी एज थे उनके वर्टिसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, विच आर इंडिपेंडेंट सेट्स। तो ये मेरा बायपार्टाइट ग्राफ हो गया है। अब मैं बात करती हूँ अपनी सेकंड ग्राफ की, इस वाले ग्राफ की। यहाँ पर मैं शुरुआत कर सकती हूँ 0 के साथ। 0 को क्या किया, शुरुआत में इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1, इसके पास भी -1, सबका कलर जो है अभी -1 है, मतलब कोई कलर नहीं दिया है। 0 को मैं कलर देना शुरू करती हूँ, इसको मैं शुरुआत में दे देती हूँ येलो कलर, तो इसके पास वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद नेक्स्ट नोड 1 पर आ जाऊंगी, इसको मैं कलर दूंगी ब्लू, वैल्यू आ जाएगी 1। फिर मैं नेक्स्ट नोड पर आ जाऊंगी, इसको मैं कलर दूंगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। फिर मैं नेक्स्ट नोड पर आ जाऊंगी, इसको मैं कलर दूंगी ब्लू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। फिर मैं नेक्स्ट नोड पर आ जाऊंगी, इसको मैं कलर दूंगी येलो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब मुझे देखना है कि 2 का अगले नोड के पास भी ब्लू होना चाहिए, क्योंकि क्या है, हर एज के ऑपोजिट एंड्स पर अलग कलर होना चाहिए अगर वो बायपार्टाइट है तो। पर यहाँ पर क्या हुआ, इसका कलर तो ऑलरेडी येलो है, इसका भी मुझे येलो ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्लैश आ गया। क्लैश किस चीज का, कि मेरा जो नेबर है, मेरे नेबर का ऑलरेडी कलर एग्जिस्ट करता है और वो कलर ऑपोजिट वाला नहीं है, वो मेरे वाला सेम कलर है। तो क्या हुआ, नेबर का अगर सेम कलर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मेरा ग्राफ जो है बायपार्टाइट नहीं है, तो इसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स को। तो मैं यूज करने वाली हूँ ग्राफ कलरिंग का। मैं शुरू वाले नोड से शुरुआत कर दूंगी, एक एक नोड को कलर करते जाऊंगी। जैसे ही मैंने कलर कर दिया तो मैं अपने अगले वाले नेबर का चेक करूंगी, तो नेबर के पास भी 2-3 कंडीशंस आए, इन कंडीशंस को हम चेक करते हैं। मैं समराइज कर देती हूँ, हम एक BFS बेस्ड टेक्निक करेंगे जिसमें हम नोड्स को कलर करेंगे। नोड्स के 3 पॉसिबल कलर हो सकते हैं। पहले होगा -1, जिसका मतलब है अभी तक कोई कलर नहीं दिया गया। एक होगा 0, जिसका मतलब है इसको हमने येलो दे दिया है। एक होगा 1, जिसका मतलब इसको मैंने क्या दे दिया है, इसको मैंने ब्लू दे दिया है। तो मैं शुरू में ही जैसे ही मैं विजिटेड एरे बनाती थी वैसे ही मैं एक कलर वाली एरे बना लूंगी। इसको मैं कह सकती हूँ कलर। इसके अंदर हर एक वर्टेक्स के लिए मैं उसके कलर को स्टोर करने वाली हूँ। मेरे लिए अगर ये वाला ग्राफ है तो उसके लिए मैंने अपनी कलर वाली एरे बना ली है जिसके अंदर मैं कलर दूंगी। अब मेरे पास कंडीशंस क्या आती हैं, अगर मैंने किसी भी नोड को ऑलरेडी कलर दे दिया है, मान लेते हैं मैंने इसको कोई भी कलर दे दिया है, अगर मैंने इसको 1 दिया है तो मेरे पास इसके नेबर के लिए 3 केसेस आएंगे। केस 1 क्या कहेगा, केस 1 कहेगा कि जो नेबर है उसके पास ऑलरेडी कलर है। कौन सा कलर है, उसके पास भी आपके जैसा सेम कलर है। तो उस केस में क्या है, उस केस में ये मेरा बायपार्टाइट ग्राफ नहीं है। अगर नेबर के पास ऑलरेडी कलर है और वो सेम कलर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर ही नहीं सकती। तो यहां से मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, यहां से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकती हूँ फॉल्स।
फिर बात करते हैं केस 2 की। केस 2 कहता है कि नेबर के पास ऑलरेडी कलर एग्जिस्ट करता है पर वो आपसे डिफरेंट कलर है। मुझे तो वही चाहिए था कि हर नेबर का मुझसे डिफरेंट कलर हो, तो इस केस में मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। मतलब हो सकता है बाइपार्टाइट हो भी, हो सकता है ना भी हो। यहाँ पर ये मेरी कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट है, यहाँ मुझे कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेना, मतलब कुछ नहीं करना। फिर आता है मेरा केस 3। केस 3 कहता है कि नेबर के पास, दिस इज एन नॉट एच, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी है तो इसको एच नहीं समझना, दिस इज एन। नेबर जो है उसके पास कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूंगी, उसे कलर दे दूंगी, उसे मैं अपना ऑपोजिट कलर दे दूंगी। तो मैं एक एक करके बीएफएस फैशन में अपनी नोट्स को ट्रेवर्स करूंगी और उनको मैं कलर देती जाऊंगी। अगर किसी के पास कलर नहीं है तो उसको मैं ऑपोजिट कलर दे दूंगी और अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी। और बाकी अगर किसी के पास ऑलरेडी कलर है तो मतलब उसको पहले ही ट्रेवर्स किया जा चुका है, उसको मुझे दोबारा से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुरुआत करते हैं बीएफएस के लिए, हम क्या करते हैं, यूजुअली एक क्यू बनाते हैं। तो मैं अपनी क्यू बना लूंगी। क्यू का ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा रियर पार्ट है। शुरुआत की है मैंने जीरो के साथ। अब यहाँ पर भी सेम फंडा अपनाना है। क्या फंडा, कि पहला मेरा एक मेन फंक्शन होगा जैसे मैंने डीएफएस के साथ बनाया था, और एक मेरा यूटिलिटी फंक्शन होगा, डीएफएस यूटिलिटी। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अपना इज बाइपार्टाइट नाम का एक प्रॉपर फंक्शन बनाऊंगी और इज बाइपार्टाइट यूटिल नाम का भी एक फंक्शन बनाऊंगी। इसके अंदर मैं अपना मेन काम कर रही होंगी। इसके अंदर क्या करूंगी, लूप लगाऊंगी, विजिटेड बनाऊंगी। विजिटेड यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीएफएस है, हम इस कलर को ही विजिटेड वाला काम दे देंगे। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, लूप लगाना है, ताकि अगर मेरे पास इस ग्राफ के साथ साथ इसमें एक और कॉम्पोनेंट हो तो उसके लिए भी मैं चेक कर पाऊँ कि वो भी बाइपार्टाइट है क्या। अगर एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट्स बाइपार्टाइट होने चाहिए अगर उस पूरे ग्राफ को बाइपार्टाइट होना है तो इसीलिए मुझे लूप हमेशा लगाना होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्राफ के जो क्वेश्चंस है उसमें हम एक यूटिलिटी फंक्शन को यूज करेंगे, तो उसको मुझे यूज करना है। वो खैर सारी चीजें हम कोड के अंदर देख रहे होंगे, मैं आपको मेन जो लॉजिक है उसको समझा रही हूँ। मेन लॉजिक के अंदर मुझे बीएफएस को यूज करना है। विजिटेड की जगह इस बार मैं कलर वाली अपनी एक एरे बना लूंगी जिसके अंदर मैं कलर असाइन करने वाली हूँ अपने नोड्स को। अब केस मेरे पास ये आ सकता है, किसी भी नोड के लिए उसके नेबर में 3 केसेस हो सकते हैं। इन केसेस को ध्यान में रखते हुए मैं बीएफएस को परफॉर्म करूंगी। इनिशियली क्या है, इनिशियली सबका जो कलर है दैट इज इनिशियलाइज्ड विद -1, मतलब अभी तक किसी को कोई कलर नहीं दिया गया है। मैं शुरुआत करती हूँ 0 के साथ। बीएफएस में सबसे पहले हम अपनी क्यू के अंदर पुश करते हैं अपनी सोर्स को, या जिसको अभी तक कलर असाइन नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, 0 को पुश कर दूंगी और पुश करते ही मैं इसके कलर को बना दूंगी 0 के इक्वल। यानी अगर किसी नोड का कलर नहीं है तो मैं उसको येलो कलर दे दूंगी। तो मैंने इसको येलो कलर दे दिया, यानी इसको 0 दे दिया है। अब सबसे पहले मैं 0 को रिमूव कर दूंगी और इसके नेबर्स को चेक करूंगी। 0 का नेबर कौन कौन है, 0 का नेबर है 1 एंड 0 का नेबर है 2। बीएफएस के अंदर क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होती है, तो मैं अपने सारे नेबर्स को एक साथ देखती हूँ, उनके लिए लूप चलता है। तो मैं 0 को भी देखूंगी, मैं 2 को भी देखूंगी। अब ये जो सवाल है इसीलिए डीएफएस बीएफएस सबसे पहले पढ़ाया गया था, क्योंकि उनके एप्लीकेशन बहुत सारे सवालों में हो जाते हैं। आगे भी और भी बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें हम बीएफएस को ही मॉडिफाई कर रहे होंगे, डीएफएस को ही मॉडिफाई कर रहे होंगे। इसीलिए इन सवालों को, ग्राफ के सवालों को करने से पहले बीएफएस एंड डीएफएस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं 1 और 2 की बात करती हूँ। 1 के लिए क्या करूंगी, 1 के लिए कोई कलर असाइन नहीं है, इसकी वैल्यू -1 है, तो 1 को अपने से ऑपोजिट कलर दे दूंगी। अगर 0 का कलर 0 है तो मैं 1 को कलर दे दूंगी 1 के इक्वल, और 2 को भी मैं कलर दे दूंगी 1 के इक्वल, क्योंकि ये भी ब्लू होना चाहिए, ये भी ब्लू होना चाहिए। बीएफएस के अंदर मैं अपने सारे नेबर्स को देख रही हूँ। अगर मेरा कलर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो मेरे नेबर्स का कलर मुझसे अलग होना चाहिए बाइपार्टाइट ग्राफ में। तो यहां से मैं 1 और 2 के लिए हटा दूंगी और इनको मैं कलर असाइन कर दूंगी 1 के इक्वल, यानी ब्लू कलर मैंने 1 एंड 2 को दे दिया। ब्लू कलर देने का मतलब है 1 वैल्यू डाल दी, और अब क्यू के अंदर मैं पुश कर दूंगी 1 को, फिर मैं पुश कर दूंगी 2 को। अब मैं क्यू से निकालूंगी 1 को। 1 जैसे ही क्यू से निकला, 1 के लिए मैं चेक करूंगी उसके नेबर्स को। सबसे पहले मैंने चेक किया 0 के लिए। 0 के लिए चेक करूंगी, देखूंगी 0 के पास तो ऑलरेडी कलर है। कौन सा कलर है, इसके पास मुझसे ऑपोजिट कलर है। क्या मैं केस 2 में हूं? केस 2 कहता है कि मेरे नेबर के पास ऑलरेडी कलर है और मुझसे डिफरेंट कलर है। उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मतलब चीजें सेफ है, सिचुएशन सेफ है, क्योंकि डिफरेंट कलर ही होना चाहिए। फिर मैं 1 के दूसरे नेबर को देखूंगी। 1 का दूसरा नेबर है 3 के बराबर। 3 के पास कोई कलर नहीं है। अगर जिसके पास कलर नहीं होता उसको मैं कलर असाइन कर देती हूँ अपने से ऑपोजिट वाला, और उसको क्यू में पुश कर देती हूँ। मतलब ऑपोजिट कलर असाइन कर दो प्लस पुश इन क्यू। तो 3 के पास अभी कोई कलर नहीं है। मेरा कलर क्या था, 1 का कलर क्या था, 1 का कलर है ब्लू, तो 3 को मैं कलर असाइन कर दूंगी येलो के इक्वल। तो 3 का कलर यहां पर हटकर हो जाएगा येलो के इक्वल, यानी 0, और 3 को मैं पुश कर दूंगी अपनी क्यू के अंदर। उसके बाद मैं नेक्स्ट रिमूव करूंगी अपने एलिमेंट 2 को।
2 के लिए उसके नेबर्स को देखते हैं। 2 का नेबर कौन है? 2 का नेबर एक तो 0 है। 0 के पास क्या कलर है? 0 के पास येलो कलर है, 2 के पास 1 कलर है, तो ये वाली कंडीशन आ गई जिसमें ऑपोजिट कलर है। ऑलरेडी कलर्ड है पर डिफरेंट कलर है। ये कंडीशन कंप्लीटली मेरे लिए सेफ है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। अब 2 अपने सेकंड नेबर को देखेगा। 2 का सेकंड नेबर है 4। 4 क्या करेगा? 4 के लिए देखेगा कि इसको कोई कलर अभी तक असाइन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ वैल्यू -1 है, तो इसके लिए ऑपोजिट कलर दे देंगे और इसको पुश कर देंगे क्यू के अंदर। 4 को ऑपोजिट कलर देने का मतलब है कि 4 को 2 का कलर अगर ब्लू था तो 4 को मैंने कलर दिया है येलो के इक्वल, यानी यहाँ पर स्टोर होकर आ जाएगा 0 मेरे पास, और 4 को पुश कर दूंगी मैं अपनी क्यू के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्यू से निकलेगा 3। 3 जैसे ही क्यू से निकलेगा, अब 3 अपने नेबर्स को चेक करेगा। 3 नेबर्स को चेक करेगा तो पहले देखेगा 1 को। 1 को के पास क्या ऑलरेडी कलर है? 1 के पास ऑलरेडी कलर है। कौन सा कलर है? 1 के पास ब्लू कलर है। 3 का कलर क्या है? 3 का कलर येलो है। दिस इज अ सेफ कंडीशन, ये मेरा केस 2 है। फिर 3 4 को देखेगा। 4 के पास क्या कलर है? 4 के पास येलो कलर है। 3 के पास क्या कलर है? 3 के पास भी येलो कलर है। 3 के नेबर का सेम कलर हो गया। यहाँ पर मैंने किस कंडीशन को हिट किया? केस 1 को। मेरा नेबर का कलर जो है मेरे से सेम कलर है, तो यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। मतलब ये मेरी फॉल्स वाली कंडीशन दे देगा। कौन सा एज देगा? 3 और 4 वाला एज मुझे फॉल्स कंडीशन दे देगा, यहीं के यहीं कि ऑलरेडी मेरे नेबर को कलर मिल रखा है पर वो सेम कलर मिल रखा है। तो यहाँ से मुझे प्रूव होता है कि मेरा जो ग्राफ है दैट इज नॉन बाइपार्टाइट। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? इसको करने में मुझे बिग O V + E टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक तरीके से अपने BFS को ही मॉडिफाई कर रही हूँ। तो मॉडिफाइड BFS है तो सेम मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, एक्स्ट्रा मुझे स्पेस लगेगी बिग ऑफ V के बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने एक Q को यूज़ किया है, साथ के साथ ये कलर वाली एरे यूज़ किया है, तो इसकी भी बिग ऑफ V हो जाएगी, इसकी भी बिग ऑफ V हो जाएगी। तो 2 बिग ऑफ V यानी बिग ऑफ V वाली मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कोड की। तो अब अपने मॉडिफाइड BFS को हम लिखने वाले हैं टू फाइंड आउट इफ माई ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट। यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने अपना ग्राफ ले लिया है। इस ग्राफ के लिए ये वो सेम ग्राफ है जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया है। सेम ग्राफ के लिए मेरे पास फॉल्स प्रिंट होकर आना चाहिए। इसको क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी ये मैंने कोड लिखा हुआ है जहाँ पर सारे के सारे एजेस को मैंने कनेक्ट किया है। कोई वेट अभी मैंने नहीं लिया है, जो मैंने एज क्लास बनाई है इसमें से सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लिया है। अब मैं क्या करूँगी? अपना एक फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन को मैं नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक बूलियन, इसका टाइप होगा। इसको मैं नाम देती हूँ इज बाइपार्टाइट। इस बाइपार्टाइट के अंदर मेरे पास मेरा ग्राफ आएगा एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे, जिसको मैं नाम देती हूँ ग्राफ। इस ग्राफ के लिए मैं चेक करने वाली हूँ क्या ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना एक कलर नाम का एरे बनाना पड़ेगा जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी -1 के साथ। तो शुरू में सारे के सारे वर्टेक्स के लिए जो कलर होगा दैट इज इक्वल टू -1। तो मैं बना लेती हूँ इंट कलर इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ग्राफ डॉट लेंथ। इसके एक लूप चला लेती हूँ जो इसको इनिशियलाइज करेगा। इंट I इज इक्वल टू 0 से लेकर I लेस देन कलर डॉट लेंथ I प्लस प्लस। हर बार मैं क्या कर रही हूँ? कलर ऑफ I को मैं वैल्यू दे दूंगी ट्रू के इक्वल, या इसको मैं वैल्यू दे दूंगी -1 के इक्वल, यानी नो कलर। अब मुझे पता है कि अगर मेरा ग्राफ छोटे 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 हिस्सों में डिवाइडेड हो तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसके लिए लूप चलाना पड़ता है। तो लूप को मैं इसी फंक्शन के अंदर चलाऊंगी अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए। सबसे पहले तो एक क्यू बना लेती हूँ, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। क्योंकि मैं BFS को परफॉर्म करने वाली हूँ तो मैं एक लूप चला लेती हूँ फॉर इंट I इक्वल 0 I लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ I प्लस प्लस। हर बार चेक कर लूंगी कि क्या अभी मेरा जो नोड है उस नोड को कलर नहीं दिया हुआ। तो इफ माई कलर ऑफ I इक्वल्स -1, मैं किसके लिए अपने इनर लूप को चलाऊंगी? किसके लिए BFS को परफॉर्म करूंगी? ये जो मेरा इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर मैं BFS को परफॉर्म करूंगी। तब BFS को परफॉर्म करूंगी जब किसी भी वर्टेक्स I के लिए कलर अभी तक असाइन नहीं हुआ। मान लेते हैं मेरे पास एक हिस्से में, इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा देती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक हिस्से में, मतलब एक सिंगल ग्राफ में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ये है 0, ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 2, ये है मेरे पास 3, देन आई हैव 4, देन आई हैव 5 और यहाँ पर 6। तो मैं क्या करूँगी? अगर मैंने अपना कलर एरे बनाया है तो कलर एरे के अंदर मेरे पास 0 से लेकर 6 तक बहुत सारे इंडेक्स होंगे।
यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चलेगा अच्छा जीरो को मैंने कलर असाइन नहीं किया हुआ, तो उस केस में क्या करूंगी, जीरो को कलर असाइन कर दूंगी और यहाँ से सबसे पहले बीएफएस परफॉर्म करूंगी मैं इस हिस्से के लिए। उसके बाद इस हिस्से का बीएफएस परफॉर्म हो गया, मान लेते हैं इसने ट्रू रिटर्न किया, पर अभी भी मेरा ग्राफ बायपार्टाइट नहीं है, अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बाकी हिस्सों को चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इस हिस्से के लिए दोबारा से देखूंगी क्या 4 को कलर असाइन हुआ है, क्योंकि इन सबको तो हो गया होगा, अब मैं 4 को देखूंगी, तो 4 के लिए फिर मैं इस हिस्से के ऊपर बीएफएस लगाऊंगी ताकि मेरे इस हिस्से को भी कलर करके देख सकूं कि ये बायपार्टाइट है या नहीं है। उसके बाद ये भी अगर पता चल जाता है अच्छा बायपार्टाइट है, तो मैं 6 के लिए चेक करूंगी क्या ये वाला जो नोड है, ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है मेरा, ये बायपार्टाइट है क्या। तीनों जब मुझे ट्रू देंगे तभी मुझे ट्रू रिटर्न करना है। फॉल्स अगर किसी एक ने भी फॉल्स दे दिया तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। तो इसीलिए मैंने एक आउटर लूप लगाया है ताकि अगर मेरे पास मल्टीपल हिस्से हो ग्राफ के अंदर तो मैं सारे हिस्सों के लिए देख पाऊं, अगर किसी का भी स्टार्टिंग नोड के पास कलर नहीं है तो उस पूरे हिस्से को मैं कलर देकर चेक कर पाऊं। तो बीएफएस को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले अपनी क्यू के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ अपनी सोर्स को, यानी अपनी नोड आई को। इस ith नोड से मैं शुरुआत करूंगी जिसके पास अभी कोई कलर नहीं है। शुरू में जब इसको ऐड करने वाली हूँ तो इसको मैं कलर भी दे देती हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं इसको कलर देने वाली हूँ येलो के इक्वल, यानी 0 इसको असाइन कर दूंगी। आप इसको ब्लू भी दे सकते हैं, चाहे तो 0 का मतलब आप पिंक भी रख सकते हैं, चाहे तो 0 का मतलब आप ग्रीन भी रख सकते हैं, ग्रे भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, व्हाइट भी रख सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो एंड ब्लू को लिया है। अब मैं एक लूप चला दूंगी, मतलब अब यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो होने वाला है ना वो पूरा बीएफएस होने वाला है। बाहर का तो एक्सटर्नल लॉजिक था कलरिंग के लिए, पर इंटरनल लॉजिक पूरा आपको बीएफएस दिखेगा। वाइल माई क्यू डॉट इज एम्प्टी इज फॉल्स, यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा देती हूँ मैं। जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मुझे लूप को रन करना है। तो मैं सबसे पहले तो निकाल लूंगी अपने करंट एलिमेंट को क्यू डॉट रिमूव से। यही करते हैं बीएफएस में। बीएफएस में सबसे पहले अपनी क्यू से अपना एलिमेंट निकाल लेते हैं, फिर उस एलिमेंट के लिए चीज़ों को चेक करते हैं। तो मैं अब चेक कर लूंगी इसके सारे नेबर्स के लिए। नेबर्स के लिए कॉल लगा देती हूँ फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस, एक एज निकाल लूंगी ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ, यहाँ पर आई की जगह मुझे जे का लूप लगाना पड़ेगा। जे का लूप क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आउटर लूप के अंदर ऑलरेडी आई यूज हो चुका है, तो मुझे जे पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो मैं निकाल लूंगी ग्राफ डॉट गेट जे, इससे मुझे मेरा एज मिल जाएगा। नेबर कौन है, नेबर है मेरा ई का डेस्टिनेशन, एज का जो भी डेस्टिनेशन है दैट इज माई नेबर। अब मैं चेक कर लूंगी मेरे नेबर के लिए मेरे पास 3 केसेस आते हैं। पहला केस कि नेबर के पास कोई कलर नहीं है, उस केस में तो उसको ऑपोजिट कलर असाइन कर दो, क्यू के अंदर ऐड कर दो। दूसरा केस नेबर के पास कलर है और ऑपोजिट कलर है, उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मैं सेफ हूँ। तीसरा केस जिसमें नेबर के पास कलर है पर सेम कलर है, वहां से मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं पर भी फॉल्स की कंडीशन आ गई मतलब अब ग्राफ मेरा बायपार्टाइट नहीं है। तो सबसे पहले अपना केस 1 लिखती हूँ कि कलर नहीं है। इफ माई कलर ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन, नेबर का कलर इज -1, उस केस में क्या करना है, मैं निकाल लूँ कि मेरा कलर क्या है। मेरा कलर क्या होने वाला है, या मैं निकाल लूँ अगले वाले, अब मुझे नेबर को क्या कलर देना है, तो इसको मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, अगर कलर ऑफ करंट की वैल्यू 0 है, मतलब करंट नोड का कलर अगर 0 है तो नेक्स्ट कलर 1 होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट कलर 0 होना चाहिए। बहुत लॉजिकल चीज़ है, यहाँ मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है। अगर करंट नोड का कलर 0 है तो नेबर को क्या देना है, ऑपोजिट देना है, तो उसको हम 1 दे देंगे। और अगर 0 नहीं है तो मतलब ऑब्वियसली 1 है, तो उस केस में नेबर को क्या देंगे, उस केस में नेबर को 0 दे देंगे। तो नेक्स्ट कलर की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, कलर ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन को मैं वैल्यू असाइन कर दूंगी अपना नेक्स्ट कलर, एंड क्यू के अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपनी ई डॉट डेस्टिनेशन को। तो ये मैंने नेक्स्ट नोड को ऐड कर दिया अपनी क्यू के अंदर। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि अगर कलर ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू मेरे ही कलर के बराबर है, मतलब सेम कलर मिल गया दोनों नेबर्स को, तो मैं क्या करूँगी, कलर ऑफ करंट के साथ इसको देखूंगी क्या इक्वल है क्या। अगर इक्वल हो जाता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ये वो कंडीशन है जिसमें आपका ग्राफ नॉट बायपार्टाइट है, यहाँ से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड हो गया है मेरे बीएफएस के लिए। यहाँ से अब मुझे क्या करना है, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। यहाँ से अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरा ग्राफ बायपार्टाइट है, तो लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी उसको दिखाने के लिए ट्रू वैल्यू को। इसको कर लेते हैं सेव। मेन फंक्शन से अब कॉल लगाऊंगी इस ग्राफ के लिए, मेरे पास मुझे पता है फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, तो मैं देख लेती हूँ। इस बायपार्टाइट को कॉल लगाऊंगी फॉर माई ग्राफ, आंसर में मेरे पास आई है वैल्यू फॉल्स।
अब इसको अगर मुझे बायपार्टाइट बनाना हो तो ट्रू करने के लिए मैं क्या करूंगी, बस इसकी मैं साइकिल तोड़ सकती हूँ। जिस ग्राफ के अंदर बाय डिफॉल्ट साइकिल्स नहीं होती वो हमेशा एक बायपार्टाइट ग्राफ होता है। इसको मैं लिख भी देती हूँ। इफ, इसको अभी हम समराइज भी करेंगे, इफ ग्राफ डजंट हैव साइकिल्स तो बाय डिफॉल्ट वो एक बायपार्टाइट ग्राफ होता है। तो इसकी मैं साइकिल हटा देती हूँ। 4 और 3 वाले एज को मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। तो 4 को 3 से कनेक्ट करने वाला ये वाला एज हटा देती हूँ, 3 को 4 से कनेक्ट करने वाला ये वाला एज। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रन। तो इस केस में रिटर्न होकर आ गया ट्रू, मतलब अब ये बायपार्टाइट हो गया। तो यहाँ मैंने क्या किया, बायपार्टाइट को चेक किया। कैसे चेक किया, बीएफएस को चलाकर। मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स के लिए एक आउटर लूप चलाया। अब देख लिया किसको कलर असाइन नहीं हुआ है, और फिर उस नोड को कलर असाइन करके उसको क्यू में डाल दिया। फिर एक लूप चला दिया बीएफएस वाला, और फिर अपने नेबर्स को मैं कलर वाले जो केसेस हैं उनकी कंडीशन चेक करते हुए ट्रिवर्स करते चली गई। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट टर्न्स आउट टू बी बिग ऑफ v प्लस ई, विच इज द सेम एज माई बीएफएस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक बार मैं कुछ छोटी सी चीजें समराइज कर देती हूँ। मतलब ये जो बायपार्टाइट ग्राफ को मैंने चेक किया है, इसको मैं ग्राफ कलरिंग की हेल्प से भी चेक कर सकती हूँ, जिसका कोड हमने लिखा। प्लस इसका एक और तरीका होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी ग्राफ ए साइक्लिक होता है, ए साइक्लिक ग्राफ यानी जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा बायपार्टाइट के लिए ट्रू देंगे। जिस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है वो हमेशा एक बायपार्टाइट ग्राफ होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मान लेते हैं मेरे पास कितनी भी नोड्स हैं पर कोई साइकिल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर बार इसको अगर मैंने 0 दे दिया तो इसको 1 दे दो, फिर इसको 0 दे दिया तो इसको दोबारा से 1 दे दो, इसको दोबारा से 1 दे दो। तो इस तरीके से मैं ऑल्टरनेट कलर्स देती जा सकती हूँ, और कभी भी वो सेम नहीं होंगे क्योंकि कोई साइकिल नहीं है। दूसरा कंडीशन ये होती है कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है पर उसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, जैसे 0 1 2 3, इस साइकिल के अंदर नंबर ऑफ नोड्स जो हैं 4 के बराबर है। और दूसरा केस मैं लूँ ऑड साइकिल, जिसमें मेरे पास आ गया 0 1 एंड 2, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 3, यानी ये ऑड वाला केस है, ये मेरे पास इवन वाला केस है। दोनों ग्राफ्स के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो इवन वाले ग्राफ के अंदर जब इवन साइकिल एग्जिस्ट करती है तो वहां पर ट्रू होता है। मतलब इवन लेंथ की अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो बायपार्टाइट ग्राफ होता है। जैसे यहाँ पर मैं 0 दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं 0 दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 दे सकती हूँ। पर जब भी ऑड लेंथ आ जाती है उस केस में हमेशा फॉल्स होता है, मतलब मेरा ग्राफ बायपार्टाइट नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने शुरुआत कर दी 0 के साथ, तो यहाँ मैं 1 दे पाऊंगी, यहाँ पर मैं मुझे दोबारा से 0 देना पड़ेगा, पर ये 0 इसके साथ क्लैश कर जाएगा, तो ये मेरा नॉन बायपार्टाइट ग्राफ होगा। तो एक और हम कोड लिख सकते हैं, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी अगर आप सोच पाते तो। लॉजिकल तरीके से सोचना है कि हमें ऑलरेडी पता है ग्राफ के अंदर साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका हमने कोड लिखा हुआ है। तो अपने ग्राफ के अंदर ऑलरेडी देख लें कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें साइकिल डिटेक्ट हो रही है अगर, तो फिर मुझे उस साइकिल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि लेंथ के लिए कैसे नंबर ऑफ नोड्स को मैं ट्रैक करूं। तो लेंथ मैं फाइंड आउट कर लूंगी। अगर इवन लेंथ है तो उस केस में ट्रू आएगा, ऑड लेंथ है तो उस केस में फॉल्स आएगा। पर अगर साइकिल ही फॉल्स दे दे तो उस केस में हमेशा बायपार्टाइट मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में। डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर भी साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग अ मॉडिफाइड डीएफएस अप्रोच। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकिल एग्जिस्ट करती कैसे है। ये मेरा एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, तो इस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। और ये मेरा एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो इस केस में मुझे रिटर्न करना है ट्रू। इस ग्राफ के अंदर मैं किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाऊं, मेरे पास कोई साइकिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे एजेस की डायरेक्शन है, और जैसे ही डायरेक्शन है उन एजेस की, मैं कभी भी यहाँ से 3 पर जैसे पहुँच गई उसके बाद किसी और नोड पर पहुँच ही नहीं पाऊंगी साइकिल के थ्रू। पर इस वाले ग्राफ में क्योंकि मेरी डायरेक्शन एजेस की ऐसी है कि हमेशा अगर मैं 2 पर पहुँच गई, 3 पर पहुँच गई, 0 पर पहुँच गई, तो मैं एक साइकिल में फंस कर रह जाऊंगी। दैट इज वाई दिस इज अ साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे दिमाग में जो पहली अप्रोच आएगी अपने साइकिल को डिटेक्ट करने की, वो ये आएगी कि जो मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर किया था। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर मैंने क्या किया था, अपने मॉडिफाइड बीएफएस को ही यूज किया था, जिसके अंदर मैंने ये देख लिया था कि क्या मेरा नेबर ऑलरेडी विजिटेड है।
नेबर ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं, प्लस उसमें मैंने पेरेंट वाली अप्रोच अपनाई थी कि क्या विजिटेड है तो वो मेरा पेरेंट है या विजिटेड है पेरेंट नहीं है। उन केसेस से मैंने फाइंड आउट किया था कि क्या मेरे ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है क्या। पर यहाँ पर हम एक स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच का यूज करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि वो अनडायरेक्टेड वाली जो अप्रोच हमने सीखी थी, मॉडिफाइड डीएफएस वाली, बीएफएस नहीं डीएफएस वाली, वो क्यों डायरेक्टेड के अंदर काम नहीं करती। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। इस ग्राफ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसी सेम ग्राफ को मैंने डायरेक्टेड वर्जन में भी बनाया है और इसी सेम ग्राफ को मैंने अनडायरेक्टेड वर्जन में भी बनाया है। यहाँ पर डायरेक्टेड के अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, देयर इज नो साइकिल, बट अनडायरेक्टेड में साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब अनडायरेक्टेड वाले ग्राफ के लिए अगर मैं डीएफएस अप्रोच का यूज करूं तो मैं कहां से शुरू करूंगी, मैं शुरू करूंगी जीरो से। जीरो क्या करेगा, अपने नेबर पर जाएगा, वन को भी विजिट कर देगा। फिर जीरो क्या करेगा, टू पर जाएगा, टू को भी विजिट कर देगा। टू देखेगा जीरो से आए हैं, जीरो ऑलरेडी विजिटेड है पर पेरेंट है तो कोई बात नहीं। फिर टू क्या करेगा, थ्री को देखेगा, थ्री को देखकर इसको विजिट करेगा। थ्री क्या देखेगा, थ्री जीरो को देखेगा। जीरो इसका पेरेंट नहीं है, थ्री का पेरेंट कौन है, थ्री का पेरेंट दो है, क्योंकि हम 2 से 3 तक आए हैं तो 3 का पेरेंट 2 हो जाएगा। पर 3 देखेगा, 0 भी ऑलरेडी विजिटेड है और वो पेरेंट भी नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं सक्सेसफुली अपनी साइकिल को डिटेक्ट कर पाऊंगी। अब यही सेम लॉजिक अगर मैं डायरेक्टेड पर लगाऊं तो क्या होगा, मैं 0 से शुरुआत करती हूँ, 0 को जाते ही विजिट कर दूंगी, फिर जाऊंगी कि 0 के कौन कौन नेबर हैं। अब 0 का नेबर 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से तो 0 की तरफ एज आ रहा है, 0 से 1 की तरफ एज नहीं जा रहा, डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन है। 0 का नेबर कौन कौन है, 0 का नेबर ना 2 है ना 3 है ना 1 है, कोई भी नेबर नहीं है 0 का, क्योंकि 0 से मैं किसी भी नोड तक नहीं जा सकती। उसके बाद मैं देखूंगी नेक्स्ट अनविजिटेड कौन सी है, 1 के लिए जाऊंगी, 1 पर देखूंगी, अच्छा 1 अनविजिटेड है तो 1 को विजिट कर दूंगी। अब 1 के नेबर्स की बात करूंगी, 1 का नेबर है 0, 0 ऑलरेडी विजिटेड है। 1 क्या करेगा, 1 के लिए 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट -1 है, क्योंकि 1 मेरी स्टार्टिंग नोड है, 0 से मैं 1 तक नहीं आई हूं, 1 को मैंने शुरुआत से ट्रवर्स करना शुरू किया है। तो 1 देखेगा कि 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है और 0 का पेरेंट भी नहीं है 1, तो इस केस में क्या पता चलेगा, 1 को लगेगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो 1 क्या बोलेगा, साइकिल एग्जिस्ट। क्यों बोला इसने साइकिल एग्जिस्ट, क्योंकि इसका कोई ऐसा नेबर है जो ऑलरेडी विजिटेड है पर वो इसका पेरेंट नहीं है, क्योंकि 1 का पेरेंट तो -1 है, तो ये बोलेगा साइकिल एग्जिस्ट करती है यूजिंग दिस डीएफएस अप्रोच। तो पर यहाँ पर आप इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। 1 से अगर मैं 0 पर चले जाऊँ, 0 से कहीं जा ही नहीं सकती। 3 पर आ जाऊँ, 3 से 0 पर आ गई, कहीं जा ही नहीं सकती। 3 से 2 पर आ गई, 2 से मैं 0 पर आ गई, अब कहीं जा ही नहीं सकती। तो कोई साइकिल नहीं है इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर, पर ये बोलेगा साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली अप्रोच मेरी गलत हो जाएगी। यानी पेरेंट विद डीएफएस वाली मेरी जो अप्रोच है वो फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ नेबर्स होंगे जो विजिटेड होंगे बट वो मेरे पेरेंट नहीं होंगे। ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर बहुत बार होता है, इसीलिए हम डीएफएस को तो यूज करेंगे पर उसमें पेरेंट वाली अप्रोच यूज नहीं करेंगे, हम एक मॉडिफाइड डीएफएस को यूज करेंगे जिसमें हम डिफरेंट अप्रोच को यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। 2 ग्राफ्स का मैं एग्जाम्पल लेते हुए चलूंगी। ये मेरा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, ये मेरा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर यहाँ पर ये साइकिल एग्जिस्ट करती है। मुझे क्या करना है, मेरा जो नॉर्मल डीएफएस होता था मुझे वही डीएफएस फॉलो करना है, सेम कोड लिखना है। इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं ये करूंगी कि मैं एक स्टैक ले लूंगी। ये किस चीज़ का स्टैक होगा, ये मेरे रिकर्जन का स्टैक होगा। रिकर्जन यानी ये इम्प्लिसिट स्टैक नहीं है जो ऑलरेडी जावा के अंदर फॉर्म होता है रिकर्जन के टाइम पे, ये मेरा एक्सप्लिसिट स्टैक है जिसको मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। पर इसके अंदर मैं नोड्स वो वाले ट्रैक करूंगी जो मेरे रिकर्जन के टाइम पर कॉल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम स्टैक दिया है बट एक्चुअली ये बूलियन टाइप का होगा और ये बिल्कुल विजिटेड की तरह काम करेगा। इसका काम है ट्रैक करना कि अभी जो रिकर्जन चल रही है, अभी जो कॉल्स चल रही है मेरे फंक्शन की, डीएफएस वाले फंक्शन की, उसमें कौन कौन सी नोड है जो आई है। इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। लॉजिक बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे, यानी मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है उसको सॉल्व करने की। फिर मैं क्या करूँगी, उसका कोड लिखूंगी, उसके बाद मैं इसको ड्राई रन करूँगी। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया लॉजिक जो हमें समझ में आएगा वो पहले हम कोड लिख लेंगे, उसके बाद जब ड्राई रन करेंगे ना तब हमें पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे इस अप्रोच की मदद से मेरे पास सॉल्यूशन आता है। तो लॉजिक हमें तभी समझ में आएगा जब एक बार हम कोड लिखकर ड्राई रन कर लेंगे। पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या
क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा नॉर्मल डीएफएस होता था वैसा ही करना है, वहां पर मुझे एक विजिटेड को भी रखना है। बस मैं क्या करूंगी, इस बार अपनी करंट जो कॉल्स हैं उसमें ट्रैक करूंगी कौन कौन सा नोड मेरे साथ के साथ मेरे पास आता है। इसके लिए एक बार मैं सूडो कोड आपको लिखकर दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल वाले ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के लिए क्या करूंगी, मैं 2 एरेज ले लूंगी। एक मेरा हो जाएगा मेरा विजिटेड वाला एरे कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर मेरे पास 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो जाएंगे, और एक दूसरा एरे हो जाएगा जिसको मैं कहूंगी अपना स्टैक। ये एक्चुअल स्टैक नहीं है, इसको मैंने बूलियन टाइप का ही बनाया है, पर ये ट्रैक करेगा कि मेरी स्टैक कॉल के अंदर कौन कौन से नोड्स विजिट होते हैं। ये एक तरीके से स्टैक का भी मॉडिफिकेशन है रिकर्जन स्टैक का, और विजिटेड का भी मॉडिफिकेशन है। यानी विजिट तो हुए नोड्स, पर मुझे टोटल ओवरऑल ग्लोबल विजिटेड नहीं देखने, मुझे ये देखने कि अभी जो कॉल चल रही है, अभी जो कॉल स्टैक बन रहा है मेमोरी के अंदर रिकर्जन का, वहां पर कौन कौन विजिट हुआ है। बस ये ट्रैक करने के लिए इस रिकर्जन स्टैक का काम। मैं क्या करूंगी, अपना नॉर्मल डीएफएस में लिखना शुरू करूंगी। डीएफएस का काम क्या होता था, डीएफएस कैसे वर्क करता है, डीएफएस में हमारे पास एक करंट नोड आती है, एक करंट नोड आती है जिसको मुझे ट्रेवर्स करना होता है। तो मैं शुरू में आते ही अपने विजिटेड को ट्रू कर दूंगी, करंट के लिए विजिटेड ट्रू हो जाएगा। फिर मैं एक लूप चलाती हूँ फॉर ऑल नेबर्स, सारे नेबर्स में देख लेती हूँ। अगर मेरा नेबर विजिटेड नहीं है, अगर मेरा नेबर विजिटेड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको विजिट कर लेते हैं, और इस तरीके से मेरा डीएफएस खत्म हो जाता है। मेरा बहुत छोटा सा कोड होता है डीएफएस का प्यारा सा, जिसमें मेरी करंट नोड को मैं पहले विजिट कर लेती हूँ, फिर जो जो नेबर्स मेरे अनविजिटेड है मैं उनको विजिट कर लेती हूँ। पर अब जो मेरा छोटा सा चेंज होगा साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें मैं क्या करूँ, जैसे ही मैं अपने करंट लेवल पर आई, विजिटेड तो ट्रू हो ही गया, साथ में मैं अपने स्टैक में भी करंट के लिए ट्रू कर दूँ। स्टैक में करंट के लिए ट्रू करने का मतलब है कि मैंने ये मान लिया कि मेरा जो रिकर्जन स्टैक चल रहा था, जब भी रिकर्जन होती है डीएफएस वाली, उसमें कॉल स्टैक बनता है। जब भी मेरा रिकर्जन का स्टैक बनता है तो उसके अंदर कुछ कुछ नोड्स आती हैं। जैसे 0 से मैं शुरुआत करूं, मैंने 0 वाला कॉल लगा दिया, उसके बाद 0 से मैंने 2 वाला कॉल लगाया, तो मैं 2 को ऐड कर दूंगी रिकर्जन स्टैक में। 2 से मैं 3 पर चली गई तो मैं 3 को ऐड कर दूंगी रिकर्जन स्टैक में। तो इस तरीके से जब भी डीएफएस की कॉल्स जाती है, मेरे पास एक रिकर्जन स्टैक बनता है मेरे अलग अलग नोड्स के लिए। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, उन्हीं स्टैक वाली नोड्स को ट्रैक करने के लिए मैंने इस बूलियन एरे को बना लिया है। जैसे ही मेरी 3 वाली कॉल आ गई, मैं क्या करूं, स्टैक में ट्रू कर दूं कि अब मेरा 3 जो है रिकर्जन के अंदर आ चुका है, इस करंट कॉल वाले स्टैक के अंदर आ चुका है। बस इसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रू किया है। फिर मैं क्या करूं, अपने नेबर्स के लिए मुझे चेक करना है। अगर मेरा कोई भी नेबर मुझसे पहले स्टैक कॉल के अंदर आ गया है तो इसका मतलब मेरे ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। इसको हल्का सा हम रीसाइज कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, और इस कोड को मैं कुछ यहां पर ले आती हूं। यहां पर मेरे पास पहले सिंपल सी कंडीशन होती थी कि अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर लो। अब मेरी कंडीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। अब मेरी कंडीशन क्या कहती है, अब मेरी कंडीशन कहती है कि विजिटेड तो रहने दो, उससे पहले ये चेक करो कि क्या स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मेरे स्टैक ऑफ नेबर, अगर मेरा नेबर ऑलरेडी मेरे स्टैक के अंदर आ चुका है तो उसके लिए स्टैक ऑफ नेबर ट्रू होगा। तो इस केस में हमेशा साइकिल एग्जिस्ट करती है, यहां पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करें, तो फिर चेक करें कि अगर विजिटेड नहीं है तो नॉर्मल वाली कंडीशन आ जाएगी कि इफ नॉट विजिटेड, तो उसके लिए मुझे कॉल लगानी है इज साइकिल वाली, तो उसे विजिट कर देना है। मतलब अपने इज साइकिल को मैं कॉल लगाऊंगी अपने नेबर के लिए, उसे मैं विजिट करके देखूंगी। यहां से अगर मेरा नेबर बोलेगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है तो उस केस में मैं रिटर्न करूंगी ट्रू, नहीं तो मुझे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स, और लास्ट में जाते जाते क्या कर दूंगी, लास्ट में जाते जाते यहां से जैसे ही मैंने यहां से क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो, और लास्ट में जाते जाते मैं अपने स्टैक ऑफ करंट को फॉल्स भी बना दूंगी। दोबारा मैं इसको समराइज कर देती हूँ। जैसे ही मैं डीएफएस में आऊंगी, मैं अपने विजिटेड करंट को तो ट्रू करती ही थी, इस बार उसको स्टैक को भी ट्रू कर दूंगी, ये दिखाने के लिए कि वो कॉल के अंदर आ चुका है। अब अपने नेबर्स को जब विजिट कर रही हूँ तो सबसे पहले देख लूंगी क्या मेरा कोई ऐसा नेबर है जो मुझसे पहले स्टैक के अंदर आ गया है। जैसे 3 के लिए उसका एक नेबर है 0 जो उससे पहले स्टैक के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करती है। कैसे कि 3 अपने नेबर्स को देख रहा है और उसका ऐसा नेबर है जो पहले ही स्टैक के अंदर आ गया है। इसका मतलब है 0 से ही मैं 3 तक पहुंची हूँ स्टैक कॉल्स में, अब 3 वापस से 0 पर जाने की बात कर रहा है। तो ये साइकिल की कंडीशन होती है। साइकिल की कंडीशन होगी तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो मेरा कोई ऐसा नेबर होगा जो अनविजिटेड है और वो मेरे स्टैक के लिए
तो उस केस में उसके लिए मैं नेक्स्ट कॉल लगा दूंगी और उस कॉल ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो भी साइकिल एग्जिस्ट करती है। लास्ट में जैसे मैंने आते आते क्या किया था, ऊपर लेवल पर ऊपर जाते जाते अपने स्टैक के अंदर ट्रू कर दिया था वैल्यूज़ को, वैसे ही जब मैं नीचे नीचे जाऊंगी स्टैक कॉल में रिटर्न करते टाइम इन्हीं वैल्यूज़ को मैं फॉल्स कर दूंगी। तो इस वैल्यू को मैं फॉल्स करने वाली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने सूडो कोड लिखा है इसका मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश की है। अब हम इसका एक बार कोड लिखेंगे, इसके ऊपर हम दोनों केसेस के ऊपर रन करने वाले। इस केस में साइकिल होनी चाहिए, इस केस में नो साइकिल होनी चाहिए। फिर हम ड्राई रन करेंगे अपने दोनों ग्राफ्स के ऊपर। एक बार क्या करते हैं, इस ग्राफ के लिए अपने कोड को एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, शुरुआत में एक एम्प्टी मेरा रिकर्जन वाला स्टैक है, ये स्टैक कंप्लीटली खाली है शुरुआत में। मैं डीएफएस की शुरुआत करती हूँ। डीएफएस शुरू हो जाएगा मान लेते हैं 0 के साथ। 0 क्या करेगा, 0 आते ही अपने विजिटेड को भी ट्रू कर देगा, स्टैक को भी ट्रू कर देगा। तो इसने यहाँ पर विजिटेड को भी यहाँ पर ट्रू कर दिया, स्टैक को भी ट्रू कर दिया। अब 0 अपने नेबर पर जाएगा, नेबर पर जाएगा तो 0 आ गया 2 पर। कौन है इसका नेबर, 0 से बस हम 2 तक जा सकते हैं तो हम 2 पर आ गए। 2 क्या करेगा, 2 भी अपने विजिटेड को ट्रू कर देगा, स्टैक को ट्रू कर देगा। तो 2 ने भी यही किया, विजिटेड को ट्रू कर दिया, स्टैक को ट्रू कर दिया। अब 2 अपने नेबर्स को देखेगा, 2 देखेगा इसका नेबर 3 है, 3 भी नॉन विजिटेड है तो 3 को भी हम विजिट कर लेंगे। 3 पर जैसे ही आए उसने भी अपने विजिटेड को ट्रू कर दिया, अपने स्टैक को ट्रू कर दिया। अब 3 देखेगा उसका नेबर क्या है। अब ये जो कॉल्स हुई, जैसे पहले मैं 0 पर थी तो मेरा 0 वाली कॉल थी, 0 ने कॉल लगाई 2 को तो यहाँ पर मेरा 2 वाला स्टैक आ गया। 2 ने कॉल लगाई 3 को तो यहाँ पर मेरा 3 वाला स्टैक फ्रेम आ गया। अब मैं आ गई 3 पर। 3 क्या करेगा, 3 देखेगा क्या इसके लिए इसका नेबर कोई है जो ऑलरेडी स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 3 जब 0 को चेक करेगा तो 0 के लिए ऑलरेडी उसे पता चलेगा कि स्टैक कॉल के अंदर 0 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ कंडीशन आ जाती है साइकिल की, इसीलिए 3 रिटर्न करेगा ट्रू। 3 जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा, 2 भी ट्रू रिटर्न करेगा, 0 भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में मेरे पास ट्रू आएगा, मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है। यही सेम चीज़ अगर मैं इस वाले ग्राफ के लिए करूँ तो इस वाले ग्राफ के लिए भी एक बार ड्राई रन करते हैं। ये मेरी विजिटेड बन जाएगी 0 1 2 3 एंड ये मेरे पास स्टैक बन जाएगा। इस तरीके से मेरे पास इंडेक्स आ जाएंगे, दिस इज माय विजिटेड, दिस इज माय स्टैक, और ये बन जाएगा मेरा कॉल स्टैक। अब मैं शुरुआत करूंगी 0 के साथ। 0 क्या करेगा, खुद विजिट हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। रिकर्जन स्टैक के अंदर 0 ऐड हो जाएगा, कॉल लगाएगा 1 को, अपने नेबर को। 1 को जैसे ही कॉल लगाई 1 भी विजिट हो जाएगा। इसके अंदर भी हम ट्रू रिटर्न, इसके अंदर भी हम ट्रू स्टोर करा देंगे, यहाँ पर भी ट्रू स्टोर करवा देंगे और 1 को कॉल लग गई। अब 1 क्या करेगा, 1 3 को कॉल लगाएगा। 1 ने जैसे ही 3 को कॉल लगाई तो 3 के लिए भी ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब 3 देखेगा आगे कहाँ जा सकता है, कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये वापस क्या रिटर्न करेगा, लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब लास्ट में रिटर्न कर देगा फॉल्स, मतलब कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ से 3 वाला जो लेवल है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और स्टैक से खुद हट जाएगा। 3 जब वापस जाएगा तो यहाँ स्टैक से हट जाएगा। विजिटेड तो फिर भी इसका ट्रू रहेगा, बस ये स्टैक से हटेगा। स्टैक से हट गया तो मतलब यहाँ से भी हट गया, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। 1 की बारी आई। 1 के कौन कौन नेबर है, 1 का नेबर एक ही था 3, इसने इसको भी विजिट कर लिया है तो 1 को भी हम स्टैक से हटा देंगे, 1 भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। 1 का भी रिकर्जन स्टैक से इसको रिमूव कर देंगे, बस विजिटेड ट्रू रह जाएगा। उसके बाद 0 पर आ जाएंगे। 0 क्या करेगा, 0 देखेगा 1 को तो विजिट कर लिया, अब 2 वाले नेबर को विजिट कर लेता हूँ क्योंकि 2 ऑलरेडी नॉट विजिटेड है। तो 2 को मैं विजिट कर लूंगी, 2 के लिए ट्रू हो जाएगा। स्टैक के अंदर इसको ऐड कर दूंगी तो स्टैक में भी हम 2 के लिए कॉल लगा लेंगे। अब 2 क्या करेगा, 2 3 को विजिट करने की कोशिश करेगा। 3 के लिए देखेंगे 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है। जिस केस में ऑलरेडी विजिटेड होता है, 3 वाले केस को एनालाइज करते हैं। 3 के केस में क्या स्टैक के अंदर है 3, स्टैक के अंदर 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी फॉल्स है। क्या 3 नॉन विजिटेड है, 3 नॉन विजिटेड भी नहीं है क्योंकि 3 को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो 3 के लिए हम कॉल ही नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 को ऑलरेडी विजिट किया जा चुका है। तो इस केस में मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। तो 2 क्या करेगा, देख लेगा सारे नेबर्स को विजिट कर लिया, अब वापस आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। 2 खुद रिकर्जन स्टैक से हट जाएगा, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से भी 2 के लिए फॉल्स हट गया। लास्ट में मेरे पास बस 0 रह गया। 0 भी क्या करेगा, अब सारे नेबर्स को इसने विजिट कर लिया तो 0 भी अब खुद कॉल स्टैक से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और रिटर्न कर देगा फॉल्स। मतलब इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। इस पूरे प्रोसेस के लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एज क्लास बनाई है और साथ के साथ मैंने एक ऐसे ग्राफ का केस लिया है जिसके लिए मेरे पास प्रिंट होकर आना चाहिए फॉल्स। यानी ये मेरा नो साइकिल वाला ग्राफ है जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया है। मेन फंक्शन के अंदर से कॉल लगाई हुई है ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। अब अपना डीएफएस लिखते हैं जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या मेरे ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपना फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज साइकिल। इस साइकिल के अंदर मेरे पास मेरा एरे लिस्ट ऑफ एज आ रहा होगा
जिसको मैं नाम देती हूँ ग्राफ। मेरे ग्राफ के लिए मैं चेक करने वाली हूँ साइकिल एग्जिस्ट करती है क्या। तो शुरुआत में ही मैं दो अपने एरेज बना लूंगी, एक मेरा विजिटेड और एक मेरा रिकर्जन एरे। इन्हीं को बूलियन टाइप में दूंगी, इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ माई ग्राफ डॉट लेंथ। साथ के साथ यहाँ लिखूंगी बूलियन ऑफ माई स्टैक इज इक्वल टू न्यू बूलियन माई ग्राफ डॉट लेंथ। तो मेरे पास मेरा विजिटेड भी आ गया, स्टैक भी आ गया। अब एक लूप चला लेती हूँ। लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट आता है जो अनविजिटेड है, तो उसको मुझे विजिट करना है इन डीएफएस फैशन। मतलब अगर मेरे ग्राफ के अलग अलग टुकड़े हैं तो सारे टुकड़ों में किसी में भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर ये अलग से लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हर बार मैं चेक कर लूंगी कि अगर नॉट विजिटेड है मेरा कोई भी आई, तो उसके लिए मैं अपना इस साइक्लिक यूटिल कॉल कर दूं। इस साइक्लिक यूटिल में एक दूसरा फंक्शन बना सकती हूँ जिसमें ग्राफ पास कर दूंगी, अपना करंट पास कर दूंगी आई, उसके अंदर अपना विजिटेड पास कर दूंगी एंड अपना रिकर्जन स्टैक में पास करने वाली हूँ। अगर इस साइक्लिक यूटिल ने मुझे रिटर्न किया ट्रू, मतलब मैंने इस फंक्शन को कॉल लगाई और इसने मुझे रिटर्न कर दिया ट्रू, उस केस में तो मैं भी रिटर्न कर दूंगी ट्रू, कि मतलब मेरे ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। नहीं तो लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने इस साइकिल यूटिल फंक्शन को कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसी सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास इस साइकिल आ जाएगा, इसमें मैंने पास किया ग्राफ के साथ में मुझे ऐड करना पड़ेगा अपना नोड करंट नोड, साथ में मैं पास करूंगी अपना बूलियन विजिटेड एरे एंड अपना बूलियन स्टैक एरे। तो इस तरीके से 4 पैरामीटर्स मेरे पास आएंगे, वही चारों पैरामीटर जो मैंने इस साइकिल यूटिल को पास किया है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इस साइकिल यूटिल। अब इस साइकिल यूटिल का काम है एक्चुअल मेरे मॉडिफाइड डीएफएस को परफॉर्म करना। हमने शुरुआत में ही बात की थी कनेक्टेड कंपोनेंट्स के अंदर कि पहले एक मेन फंक्शन होता है जिसका काम होता है सारे कंपोनेंट्स के ऊपर स्क्रॉल डाउन करना एक तरीके से, और इस साइकिल यूटिल के अंदर हम अपना मेन कोर काम करते हैं। तो यहाँ पर कोर काम है अपने मॉडिफाइड बीएफएस को परफॉर्म करना। उसके लिए बीएफएस में सबसे पहले क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ करंट को मैं कर दूंगी ट्रू, उसके बाद मेरे स्टैक ऑफ करंट में भी मैं ऐड कर दूंगी ट्रू। स्टैक ऑफ करंट को ट्रू करने का मतलब है कि अभी जो रिकर्जन वाला स्टैक चल रहा है उसके अंदर मेरा करंट नोड है। अब मुझे क्या करना है, लूप चलाना है अपने सारे नेबर्स के ऊपर। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर हम जाएंगे ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज तक आई प्लस प्लस। और अब मैं अपना एज निकाल लूंगी, ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। सबसे पहले चेक कर लूंगी कि क्या मेरी अभी करंट जो स्टैक चल रहा है उसके अंदर ई डॉट डेस्टिनेशन यानी मेरे नेबर की वैल्यू ट्रू है क्या। अगर अभी जो मेरे रिकर्जन स्टैक चल रहा है उसके अंदर मेरा नेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है, ये मेरी साइकिल की कंडीशन है। यहाँ से मैं डायरेक्टली रिटर्न करने वाली हूँ ट्रू। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो अगर मेरा नोड ऑफ नेबर ऑलरेडी अनविजिटेड है, ई डॉट डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर फॉल्स है, तो उस केस में मैं कॉल कर दूंगी इस साइकिल यूटिल को। तो मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगी इस साइकिल यूटिल को। इस साइकिल यूटिल के अंदर मैं पास कर दूंगी अपना ग्राफ। नेक्स्ट लेवल के लिए करंट हो जाएगा मेरा नेबर यानी ई डॉट डेस्टिनेशन में पास कर दूंगी विजिटेड एंड माई स्टैक। अगर ये वैल्यू भी ट्रू आ जाती है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है ट्रू। यहाँ पे मैंने दो केसेस को लिया है। पहला केस वो जिसमें स्टैक के अंदर ऑलरेडी नेबर है, स्टैक के अंदर पहले से ही नेबर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब मैं वापस आ रही हूँ उसी रास्ते पर, तो एक साइकिल है, उस केस में रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर मेरा नेबर अनविजिटेड है तो फिर मैं चेक करूंगी क्या वहां पर साइकिल एग्जिस्ट करती है, अगर उसने ट्रू रिटर्न किया तभी मैं रिटर्न करूंगी यहाँ से ट्रू। अगर मेरा नेबर ऑलरेडी विजिटेड है तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, पर अनविजिटेड है तो उसके लिए मैं चेक करूंगी क्या वहां पर साइकिल एग्जिस्ट करती है क्या। लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को कि कोई साइकिल मुझे नहीं मिली, पर फॉल्स रिटर्न करने से पहले मैं स्टैक ऑफ करंट को कर दूंगी फॉल्स के इक्वल, कि अब मैं अपने करंट को अपने स्टैक से हटाने जा रही हूँ, क्योंकि रिकर्जन में जब कॉल वापस जाती है तो मेरी नोड स्टैक से हट जाती है, इसीलिए यहाँ पर मैं फॉल्स कर रही हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। दोनों फंक्शंस को दोबारा से समराइज कर देती हूँ। ये मेरा इस साइकिल है, मेन फंक्शन जो चेक करेगा, कहीं भी अगर अनविजिटेड मिल जाता है तो उसको डीएफएस से विजिट करके चेक कर लो साइकिल है क्या। साइकिल चेक करने के लिए मैंने डीएफएस परफॉर्म किया है, बस एक सिंगल चेंज किया है कि मैंने स्टैक को भी यूज कर लिया है। शुरुआत में स्टैक के अंदर नोड को ऐड कर दो, लास्ट में उसको रिमूव कर दो। अपने
नेबर के लिए चेक कर लेना है कि अगर स्टैक के अंदर नेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मतलब वहाँ साइकिल है, और अगर अनविजिटेड है नेबर तो फिर उसके लिए दोबारा से कॉल लगा दो डीएफएस को। वहाँ से अगर साइकिल रिटर्न करेगा ट्रू तो हम भी रिटर्न कर देंगे ट्रू को। इसको करते हैं सेव। मैंने एक ऐसे ग्राफ का एग्जाम्पल लिया है जिसमें कोई साइकिल नहीं है, तो मैं मेन फंक्शन से कॉल लगाने वाली हूँ टू इज साइक्लिक फॉर माई ग्राफ। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। इस ग्राफ के लिए मेरे पास ट्रू रिटर्न होकर आया क्योंकि एक्चुअली ये मेरा साइकिल वाला केस है, इसके लिए मेरे पास ट्रू ही रिटर्न होकर आना चाहिए। मैं इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, इस गिवन ग्राफ के अंदर सबसे पहला जो एज है वो मेरा 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, 2 वाला एज 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, 3 वाला एज दोबारा से 3 से लेकर 0 तक जा रहा है, उसके बाद 1 का एक एज है जो मेरे 0 तक आ रहा है। मतलब मैंने इस वाले ग्राफ का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और एंड इस वाले ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है, दैट इज वाई द आंसर इज ट्रू। अब मैं अपने सेकंड ग्राफ का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसके लिए मेरे पास आंसर फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, पुराने वाले कोड को तो कमेंट आउट कर दिया है, एक नया ग्राफ बनाया है। ये मेरा सेकंड वाला ग्राफ है जिसके ऊपर हमने ड्राई रन किया था, इसके लिए मेरे पास फॉल्स आएगा। इसके लिए भी सेव करते हैं एंड एक बार रन करते हैं। मेरे पास आउटपुट में रिटर्न होकर आया है फॉल्स वैल्यू। ऑलरेडी हमने 2 ग्राफ्स के ऊपर ड्राई रन कर लिया। अब मैं एक तीसरे ग्राफ के ऊपर आपको ड्राई रन करके टोटल प्रोसेस दोबारा से समझा देती हूँ ताकि दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए हमारी अप्रोच काम कैसे करती है। मैंने अपने कोड को ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है और इस ग्राफ के ऊपर हम ड्राई रन करने वाले हैं। इसके लिए आइडियली जो है मेरे पास ट्रू रिटर्न होकर आना चाहिए क्योंकि साइकिल कहाँ है, साइकिल यहाँ पर है। ये मेरी एक साइकिल फॉर्म हो रही है ग्राफ के अंदर। मैं शुरुआत किसके साथ करूँगी, पहले तो मैं एक विजिटेड बना लेती हूँ 0 1 2 3 4 का। उसके बाद मैं एक स्टैक भी बना लेती हूँ 0 1 2 3 एंड 4 के लिए। ये मेरा विजिटेड हो जाएगा, ये मेरा स्टैक हो जाएगा। साथ के साथ मैं एक रिकर्जन स्टैक भी ले लेती हूँ तो ईजी होगा विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू मुझे ला कर देते हैं। शुरुआत हम करेंगे 0 के साथ। 0 पर मैं आ गई। 0 क्या करेगा, 0 को सबसे पहले आते ही हम विजिट कर देंगे क्योंकि जब हम आते हैं तो हम पहले विजिट कर देते हैं, स्टैक के अंदर भी ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ भी ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया। उसके बाद मैं आ जाऊँगी 1 पर। 0 क्या करेगा, अपने नेबर्स के लिए चेक करेगा क्या किसी के भी स्टैक में ऑलरेडी मेरा नेबर एग्जिस्ट करता है। तो स्टैक के अंदर और कुछ तो है नहीं, तो नेबर एग्जिस्ट नहीं करता। सारे नेबर अभी अनविजिटेड है तो उनको विजिट कर दो। पहले मैं आ गई 1 पर। 1 पर जैसे ही आई सबसे पहले तो इसको विजिट कर दूंगी, स्टैक के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। फिर 1 के नेबर्स के लिए चेक करूंगी। 1 का नेबर कौन कौन है, कोई भी नहीं है क्योंकि 1 से किसी भी नोड की तरफ कोई एज जाता ही नहीं। तो मैं वापस आ जाऊंगी 0 की तरफ। तो जैसे ही मैं 1 से 0 की तरफ वापस आई, पहले क्या था 0 था, 0 ने कॉल लगाई थी 1 की तरफ। अब 1 से जैसे ही मैं वापस आ रही हूँ तो 1 मेरे स्टैक से हट जाएगा। 1 के स्टैक से हटने का मतलब है कि यहाँ पर स्टैक में 1 से ट्रू हटकर दोबारा वापस फॉल्स आ जाएगा। अब मैं दोबारा आ गई 0 पर। 0 का और कोई नेबर है नहीं तो 0 भी मेरे स्टैक से हट जाएगा। 0 भी स्टैक से हट गया, स्टैक खाली हो गया, यहाँ पर भी 0 स्टैक से हट गया। अब मैं आ जाऊंगी नेक्स्ट अनविजिटेड की तरफ। 0 भी विजिट हो गया, 1 भी हो गया, अब 2 आ गया। 2 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 2 से स्टार्ट किया तो मैं यहाँ आ गई। 2 से स्टार्ट करते ही मैंने इसको कर दिया विजिट। विजिट करने का मतलब है यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ 2 को अपने रिकर्जन स्टैक में। 2 के लिए मैं यहाँ कर दूँ ट्रू और 2 को विजिट भी कर दूँ। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब मैं 2 के नेबर्स को चेक करूंगी। 2 का पहला नेबर है 1। 1 के लिए जब मैं 2 को चेक करूंगी तो 1 के लिए देखूंगी क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है। 1 ऑलरेडी विजिटेड है पर 1 क्या रिकर्जन स्टैक में एग्जिस्ट करता है। 1 रिकर्जन स्टैक में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई एक्शन नहीं लेना। फिर नेक्स्ट चेक करूंगी नेक्स्ट नेबर के लिए। नेक्स्ट नेबर है मेरे पास 3। 3 अनविजिटेड है तो उसको हम विजिट कर देंगे। 3 को मैंने कॉल लगा दी अपने स्टैक के अंदर तो 3 के लिए स्टैक कॉल में कर दिया ट्रू और यहाँ पर आकर उसको कर दिया विजिट। अब 3 क्या करेगा, 3 पर जैसे ही पहुँच गए 3 अपने नेक्स्ट नेबर्स को देखेगा। 3 का नेक्स्ट नेबर आ जाएगा मेरे पास 4। तो मैं क्या करूँगी 4 अनविजिटेड है तो उसके लिए कॉल लगा देंगे। अब मैंने नेक्स्ट कॉल जो लगा दी है वो लगा दी है 4 के लिए। 4 पर आती है उसको ट्रू कर देंगे और 4 को स्टैक में भी कर देंगे ट्रू। अब 4 चेक करेगा अपने नेक्स्ट नेबर के लिए। 4 देखेगा इसका जो नेक्स्ट नेबर है वो 2 है। फिर देखेगा 2 तो ऑलरेडी स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ 2 तो ऑलरेडी स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब मेरा 4 तक का जो पाथ है वो 2 के थ्रू ही आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 4 तक 2 के थ्रू ही पहुंची और अब दोबारा 2 पर जा रही हूँ। तो ये मेरी कंडीशन होती है एक साइकिल की। दिस इज माई साइकिल कंडीशन। यहीं से ही मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। तो 4 3 को रिटर्न करेगा ट्रू, 3 2 को रिटर्न करेगा ट्रू, 2 मेरे मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इस केस में मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट करती है।
तो इस तरीके से हम ड्राई रन कर सकते हैं। कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ v प्लस ई रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक DFS प्रोसेस को ही यूज़ किया है। DFS को आप थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं लेकर आते, तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहती है, विच इज़ बिग ऑफ v प्लस ई। अब एक स्पेशल नोट मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि एक स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट है, जिसके बारे में शायद कोर्स में मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं, लोग अपना डाउट पोस्ट करते हैं, लोग उन डाउट्स को आंसर करते हैं। हो सके तो आप भी अपना अकाउंट बना लीजिए। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे वाई DFS एंड नॉट BFS फॉर फाइंडिंग साइकिल्स इन ग्राफ्स, तो ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर। मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो ग्राफ्स के अंदर क्यों हम DFS को ज़्यादा और BFS को कम यूज़ करना प्रेफर करते हैं जब भी हम साइकिल डिटेक्शन को करते हैं। तो इसके आप आंसर्स को, डिफरेंट आंसर्स को जाकर पढ़ सकते हैं, इस सवाल को भी जाकर पढ़ सकते हैं क्यों पूछा गया है। सो दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो दिस माइट बी इंटरेस्टिंग अगर आपको ग्राफ्स के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, हमने DFS का कोड पढ़ा हुआ है, हमने BFS का कोड पढ़ा हुआ है। इसका जो कोड होने वाला है वो आपको शायद इन दोनों के बाद सबसे आसान कोड लगे ग्राफ्स का, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, प्लस ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इसको यूज़ करके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले सवाल बन सकते हैं, आपके मीटिंग रूम्स जैसे, मतलब बहुत सारे डिफरेंट सवाल हैं जो बन सकते हैं। इसको यूज़ करके हम जो सवाल होंगे उनको कर भी रहे होंगे एक बार ग्राफ्स के, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स के ऊपर काम करता है। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स का मतलब है ऐसे ग्राफ्स जो डायरेक्टेड है और उनके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। टॉपोलॉजी, इनको हम डैग्स के नाम से भी जानते हैं। और टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ डैग्स के लिए यूज़ होता है, किसी नॉन डैग ग्राफ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। मैं आपको डैग का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर ये मेरा 1 2 3, अगर ये मेरा एक ग्राफ है तो दिस इज अ डैग। डैग कैसे? क्या ये ग्राफ डायरेक्टेड है? हाँ, ये ग्राफ डायरेक्टेड है। क्या इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है? नहीं, इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पहुँच गई तो इससे आगे कहीं जा नहीं पाऊंगी, तो कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज वाई दिस इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। पर यहीं पर अगर मेरे पास ये वाला ग्राफ होता 1 2 3, जहाँ पर कुछ इस तरीके से साइकिल एग्जिस्ट करती, तो इस ग्राफ में मेरे पास डायरेक्टेड तो है पर साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो ये मेरा नॉन डैग हो जाता। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में इस डैग की कर सकती हूँ, इस नॉन डैग ग्राफ की टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं हो सकती। ग्राफ्स के अंदर सॉर्टिंग सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की प्रॉपर डेफिनेशन भी बता देती हूँ। इट इज़ द लीनियर ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस सच दैट एवरी डायरेक्टेड एज u to v, जिसमें u कम्स बिफोर v, इज इन द ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक ग्राफ लिया 1, ये मैंने लिया 2 और यहाँ पर नोड मैंने ली 3, और इसको मैंने किस टाइप का बनाया? इसको मैंने डैग बनाया। तो डैग के लिए सॉर्टिंग क्या हो जाएगी? डैग के लिए सॉर्टिंग का ऑर्डर ये होगा जिसमें मैं 1 लिख दूं, फिर मैं 2 लिख दूं, फिर मैं 3 लिख दूं। दिस इज माई टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग। कहने का मतलब है कि उसमें जो सारे डायरेक्टेड एजेस हैं, जिसमें u से लेकर मेरी v तक डायरेक्शन जा रही है, इसमें कौन कौन से एजेस हैं? इनमें ऐसे एजेस हो जाएंगे जिसमें 1 से लेकर 2 तक डायरेक्शन जा रही है, मेरा ये वाला एज। दूसरा हो जाएगा जिसमें 2 से लेकर हम 3 तक जा रहे हैं, मेरा ये वाला एज। तीसरा हो जाएगा जिसमें 1 से लेकर हम 3 तक जा रहे हैं, मेरा ये तीसरा एज। हर एज के अंदर जो ये u है, मतलब ये वाली नोड इनकी दूसरी v वाली नोड से पहले आनी चाहिए। तो इस ऑर्डर में मैं देखती हूँ, क्या 2 से पहले 1 आ रहा है? हाँ, 2 से पहले 1 आ रहा है। क्या 3 से पहले 2 आ रहा है? हाँ, 3 से पहले 2 आ रहा है। क्या 1 3 से पहले आ रहा है? हाँ, 1 3 से पहले आ रहा है। तो मतलब ये मेरा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर है। अब जो मेरे डैग्स होते हैं उनके अंदर जरूरी नहीं है कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर एक ही हो, मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब भी हम टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग या टॉपोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं, जरूरी नहीं है एक ही ऑर्डर है, मल्टीपल ऑर्डर्स मेरे पास आ सकते हैं। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेती हूँ। यूजुअली टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जो कंडीशन है, ये जो एल्गोरिथम है, ये यूज़ होती है डिपेंडेंसी ग्राफ्स के अंदर। डिपेंडेंसी ग्राफ मेरे डैग्स ही होते हैं, पर ये यहाँ पर रियल लाइफ डिपेंडेंसी को हम एनालाइज करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 4 एक्शन है और इन एक्शंस का मैं अपना एक ग्राफ बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर ग्राफ के अंदर क्या है?
एक्शन 1 कहता है कि बॉईल करो वाटर को, तो एक्शन 1 को मैं नोड 1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एक्शन 2 कहता है उसके बाद मसाला डालो, एक्शन 3 कहता है फिर मैगी डालो, एक्शन 4 कहता है फिर मैगी को सर्व कर दो। तो मेरे पास 4 एक्शंस हैं। अब इनमें मुझे पता है कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होना चाहिए, कौन सा एक्शन बाद में परफॉर्म होना चाहिए। मुझे पता है कि पहले पानी उबलेगा, बॉईल होगा, तभी तो मैं उसके अंदर मसाला डाल पाऊंगी, तो पहले 1 होना चाहिए, उसी के बाद मैं एक्शन 2 को परफॉर्म कर सकती हूँ। तो पहले 1 होना चाहिए, उसी के बाद 2 परफॉर्म हो सकता है। ये मेरे लिए एक एज बन गया। फिर मुझे पता है कि मैगी को जब पहले पानी बॉईल होगा तभी तो मैं मैगी डाल पाऊंगी पानी के अंदर, तो पहले एक्शन 1 होगा, उसके बाद एक्शन 3 परफॉर्म होगा। अब कुछ लोग होते हैं जो चाहें तो मैगी को पहले डाल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मसाला पहले डालते हैं, पर उन दोनों को डालने के लिए हम यूजुअली पहले पानी बॉईल करते हैं। तो पहले मेरी 1 वाले नोड आ जाएगा, फिर मेरा 3 वाला एंड 2 वाला। अब मुझे पता है एक बार मैंने पानी बॉईल करने के बाद उसमें मसाला और मैगी दोनों डाले, तभी तो मैगी बनेगी और मैं उसको सर्व कर पाऊंगी। तो मेरा 2 भी ट्रू होना चाहिए और मेरा 3 भी ट्रू होना चाहिए, तभी मैं अपने 4 वाले एक्शन को परफॉर्म कर पाऊंगी। तो यहाँ पर इस ग्राफ की टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या निकलेगी? इस ग्राफ की टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग या तो 1 2 3 4 हो सकती है या 1 3 2 4 हो सकती है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहने का मतलब है कि वो काम जो जिसकी किसी और काम पर जिसकी डिपेंडेंसी है वो पहले होना चाहिए, उसके बाद बाकी के काम होने चाहिए। जैसे मुझे पता है मैगी डालने के लिए, मसाला डालने के लिए पहले मुझे पानी को बॉईल करना पड़ेगा, इसीलिए पानी को बॉईल करने वाला काम पहले होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की इस 1 के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये डिपेंड करते हैं 1 के ऊपर, इसीलिए 1 पहले होना चाहिए, उसके बाद 2 हो। अब 2 और 3 की अपने आप में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई एज नहीं है, तो 2 भी पहले हो सकता है, 3 भी पहले हो सकता है। पर 4 की डिपेंडेंसी है कि पहले 2 हो और 3 हो तभी 4 हो पाए, तो 4 को हमेशा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हम लास्ट में लिखेंगे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है वो ये कहती है कि मुझे मेरी डिपेंडेंसी मिल जाए, मुझे ये पता चल जाए कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए। अब इसको हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में भी देख सकते हैं कि पहले मैं कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया उसको इंस्टॉल करूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, उसी के बाद मैं वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकती हूँ, और एक बार वो इंस्टॉल होगा तभी मैं वीएस कोड के एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकती हूँ। तो इस तरीके से एक डिपेंडेंसी बन जाती है कि पहले ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, फिर ये हो, फिर ये हो। और ये डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स की फॉर्म में। अब साइक्लिक ग्राफ्स के लिए क्यों टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं होती? साइक्लिक ग्राफ का एग्जाम्पल लूँ, मान लेते हैं मैंने ये वाला डाल लिया, ये एक साइक्लिक ग्राफ है, यहाँ पर 1 पहले आना चाहिए, फिर 2 को हम ले आए, फिर 3 को हम ले आए, पर यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी ट्रू होना चाहिए 1 के ट्रू होने के लिए, पर 3 तो बाद में आ गया। इसीलिए जब भी साइकिल एग्जिस्ट करती है हमारे पास कोई डिपेंडेंसी ग्राफ, डिपेंडेंसी लीनियर सॉर्टिंग अच्छे से हो नहीं पाती, इसीलिए सिर्फ डैग्स के लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो बात करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्चुअली परफॉर्म कैसे होती है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं डीएफएस का। मान लेते हैं मुझे अपना ये एक डैग दिया गया हुआ है, देख लेते हैं क्या ये डैग है भी। हाँ, इसके अंदर डायरेक्टेड एजेस तो हैं, क्या कोई साइकिल फॉर्म हो रही है? नहीं, साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, तो ये एक ए साइक्लिक ग्राफ है। सो दिस इज माय डैग। इस डैग के अंदर मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हैं जो मेरी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को निकालेंगे। इनमें से 2 पॉसिबल आंसर्स ये हैं। पहला है जिसमें 5 4 2 3 1 0 का ऑर्डर बने। क्या मैं कह सकती हूँ 5 पहले आ रहा है क्योंकि उसकी सबसे पहले डिपेंडेंसी है बाकी लोगों पर, फिर 4 आ रहा है क्योंकि 5 और 4 बाद में आते हैं, फिर मेरे पास 4 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 2 आ रहा है, 2 5 के बाद में आ रहा है तो इसकी डिपेंडेंसी बाद में है, तो 2 बाद में आया है, फिर 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे आने का मतलब है कि 2 होगा तभी 3 हो पाएगा, तो 3 2 के बाद आया है। उसके बाद मेरे पास 1 आया है, 1 इसलिए बाद में आया है क्योंकि 3 होगा तभी 1 आ पाएगा। उसके बाद 0 आया है क्योंकि 0 कब होगा? 0 तभी हो पाएगा जब 5 हो पाएगा एंड जब मेरे पास 4 हो पाएगा, तो 0 को बाद में हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगा जिसमें सॉर्टिंग का ऑर्डर 4 5 2 3 1 एंड 0 है, तो ये दोनों ऑर्डर सही है। अब इन ऑर्डर्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे डीएफएस अप्रोच का। अप्रोच मेरी ये होने वाली है कि नॉर्मल मेरा जो डीएफएस का प्रोसेस होता था उसके अंदर मैं क्या करूं, उसके अंदर मैं एक्चुअल एक स्टैक को ऐड कर दूं। उस प्रोसेस के अंदर मुझे एक स्टैक को ऐड कर देना है। स्टैक को ऐड करने का मतलब है कि मान लेते हैं मैंने एक स्टैक लिया और इस स्टैक का काम हो जाएगा ट्रैक करना व्हाट कम्स फर्स्ट। मैं यही तो चाहती हूं कि जिस काम को मुझे पहले परफॉर्म करना है, मतलब जिस काम की सबसे कम डिपेंडेंसी है, वो सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना जो नॉर्मल डीएफएस का कोड परफॉर्म करती हूँ। डीएफएस के अंदर हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अपना ग्राफ पास करते हैं, हम अपनी करंट नोड पास करते हैं, हम अपना विजिटेड पास कर देते हैं। अब साथ के साथ मैं एक स्टैक भी पास करूंगी
और इस स्टैक का काम होगा ट्रैक करना कौन सी नोड पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। डीएफएस के अंदर मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अपने विजिटेड को यहाँ पर करंट विजिटेड को मैं ट्रू कर देती हूँ। उसके बाद अपने नेबर्स के लिए, सारे नेबर्स के लिए मैं कॉल लगा देती हूँ लूप लगाकर। अब मुझे एक और स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ये कि मैं जाते जाते स्टैक के अंदर ऐड कर दूं अपनी करंट नोड को। जाते जाते मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर लास्ट में ऐड होगा तो पहले निकलेगा, इसीलिए 5 क्या करेगा, पहले 2 3 1 इन सबको ऐड कर लेगा स्टैक के अंदर, फिर लास्ट में खुद ऐड होगा डीएफएस के टाइम पर, इसीलिए 5 पहले निकलेगा। स्टैक क्या होता है, लीफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो स्टैक के अंदर लास्ट में 5 ऐड करेंगे तो 5 पहले निकलेगा। इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, मुझे नॉर्मल डीएफएस ही करना है, बस क्या करूँ, एक स्टैक स्ट्रक्चर ले लूँ एक्स्ट्रा और उसके अंदर लास्ट में जाते जाते ऐड कर दूँ अपनी करंट नोड को। इसको एक बार परफॉर्म करते हैं। मान लेते हैं मैंने शुरुआत की है 0 के साथ। 0 ने क्या किया, अपने सारे नेबर्स देख लिए। 0 का नेबर कौन है, 0 का नेबर कोई नहीं है, कहीं तक नहीं पहुंच सकते 0 तक, तो सिंपली यहाँ से मुझे रिटर्न कर जाना है मेरा जो विजिटेड होगा, इसके अंदर 0 से लेकर 5 तक मेरे पास इंडेक्स हैं और 0 के लिए मैं इसको कर दूंगी ट्रू। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 1 पर। 1 कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 का भी कोई नेबर नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए कर देंगे ट्रू को रिटर्न। अब 0 पर जैसे ही हम आएंगे, हम 0 को विजिटेड को ट्रू करा देंगे और साथ के साथ 0 को अपने स्टैक में भी ऐड कर लेंगे। जैसे कोड में मैं आऊंगी तो 0 के लिए विजिटेड को कर दूंगी ट्रू, हम देखेंगे 0 का तो कोई नेबर ही नहीं है, तो डायरेक्टली 0 को कर देंगे स्टैक में ऐड और कर जाएंगे यहाँ से रिटर्न। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 1 पर। 1 के लिए भी सेम चीज़ होगी, 1 के लिए विजिटेड को कर देंगे ट्रू, देखेंगे कि विजिटेड ट्रू हो गया बट उसका कोई नेबर तो है ही नहीं, तो कोई कॉल नहीं लगेगी। अब उसको जाते जाते स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे, यानी लास्ट में मैंने ऐड कर दिया 1 को। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 2 पर। 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए मैं देखूंगी कि 2 को आते ही मुझे विजिटेड कर देना है। अब 2 के लिए सबसे पहले मैं कॉल लगा दूंगी उसके नेबर 3 को। 2 के लिए कॉल लगेगी 3 को। 3 के लिए जैसे ही कॉल आई, 3 को भी सबसे पहले विजिट कर देंगे। 3 को भी विजिटेड को ट्रू कर दिया। 3 कॉल लगाएगा अपने नेबर 1 को, पर अब 3 चेक करेगा कि क्या उसे अपने नेबर 1 को कॉल लगानी है, तो वो देखेगा 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। हम डीएफएस के अंदर किसको कॉल लगाते हैं, सिर्फ अनविजिटेड नेबर्स को ही हम कॉल लगाते हैं, जो विजिट हो गया उसको कॉल नहीं लगानी होती। तो 3 देखेगा कि 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 को उसको कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का और कोई नेबर नहीं है, तो 3 अब कर जाएगा रिटर्न। 3 जैसे ही रिटर्न कर देगा, वो खुद को स्टैक के अंदर ऐड कर देगा, तो 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस से आ जाऊंगी 2 पर। जैसे ही मैं 2 पर आ गई, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए देखेंगे उसके सारे नेबर्स विजिट हो चुके हैं, तो अब 2 को भी हम रिटर्न कर देंगे और उसको भी हम स्टैक के अंदर कर देंगे ऐड, तो 2 भी रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो अनविजिटेड होगा मेरे पास वो होगा 4। 4 के लिए देखूंगी उसके नेबर्स। 4 के लिए 0 उसका नेबर है, पर वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो यहाँ पर ट्रू है तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ नहीं करना। 4 के लिए दूसरा नेबर है 1, वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ नहीं करना। अब 4 क्या करेगा, सारे नेबर्स तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कोई कॉल नहीं लगेगी, डायरेक्टली उसको स्टैक के अंदर ऐड करके कर देंगे रिटर्न। तो स्टैक के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 को, कर जाऊंगी रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट कॉल जो लगेगी वो लगेगी 5 के लिए। ये कॉल्स कैसे लग रही हैं, कॉल्स ऐसे लग रही हैं कि मेरे पास आउटर लूप में एक फंक्शन है int i इज इक्वल टू 0 से लेकर ये जाता है मेरी ग्राफ डॉट लेंथ तक, i प्लस प्लस। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो ग्राफ डॉट लेंथ है दिस इज बेसिकली इक्वल टू v। मैं क्या कर रही हूँ, सारे वर्टेक्स को ट्रेवर्स कर रही हूँ, जो भी अनविजिटेड है उसको मुझे क्या करना है, उस पर मुझे डीएफएस को परफॉर्म करना है। ये हम ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ हम क्यों करते हैं। यही सेम चीज़ मुझे डायरेक्टेड में भी करनी होती है, ताकि मैं अपने सारे वर्टेक्सेस को विजिट कर पाऊँ। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में सारे के सारे वर्टेक्स ऐड होने चाहिए। ये मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर में निकाल रही हूँ, ये सॉर्टिंग हो रही है इस टैग के अंदर, इसके अंदर सारे वर्टिसेस आने चाहिए, फिर चाहे वो कनेक्टेड हो नहीं हो। इसीलिए मुझे बार बार क्या करना पड़ता है, एक पूरा लूप चलाना पड़ता है जब तक सारे विजिट नहीं हो जाते। अब मैं आ गई 5 पर। 5 क्या करेगा, अपने नेबर्स के लिए चेक करेगा। 5 का पहला नेबर है 0, 0 को देखेगा ऑलरेडी विजिट हो चुका है। 4 भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका था, तो यहाँ ट्रू कर देते हैं। फिर देखेगा सेकंड नेबर के लिए 2, 2 भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, दोनों विजिटेड हैं तो खुद को स्टैक के अंदर ऐड करेगा और अब हम करा देंगे रिटर्न। तो यहाँ से रिटर्न किया तो मेरे पास आ गया है। अब मेरा जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वो अभी आया नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, इस स्टैक से जब मैं एलिमेंट्स को निकालूंगी तो जो ऑर्डर में ये एलिमेंट्स निकलेंगे दैट विल बी माई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या पॉप होगा, सबसे पहले मेरे पास 5 पॉप होगा, फिर 4 पॉप होगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 0 निकलेगा।
दिस इज माई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर। कितने टाइम में निकला? ये निकला बिग ऑफ v प्लस ई टाइम में, यानी उतना ही टाइम जितना टाइम में मैं डीएफएस को परफॉर्म करती हूँ। बस मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लगानी पड़ी, तो बिग ऑफ n या बिग ऑफ v मैं कह सकती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस लगी टू स्टोर माई ऑर्डर एंड टू ट्रैक माई विजिटेड। तो इस तरीके से डीएफएस जितने ही टाइम में, डीएफएस को बस थोड़ा सा ये स्टैक वाला एक्स्ट्रा स्टेप मैंने ऐड किया है, इतना सा मॉडिफिकेशन करके मैं अपने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के ऑर्डर को निकाल सकती हूँ। अब हम इसके लिए कोड लिखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने क्लास बनाई हुई है एज नाम से, साथ के साथ इसमें मैंने क्रिएट ग्राफ फंक्शन को कॉल किया है। इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ है वो वही ग्राफ है जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया है। इसके लिए मैंने फंक्शन कॉल भी कर दिया है। अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का होगा, कुछ रिटर्न नहीं करना, सिंपली मुझे अपने सॉर्ट को इसी के अंदर प्रिंट करवा देना है। इसको मैं नाम दे देती हूँ टॉप सॉर्ट। टॉप सॉर्ट के अंदर मेरे पास मेरा एरे लिस्ट ऑफ एज का ग्राफ एरे आ रहा होगा, जिसको मैं नाम देती हूँ ग्राफ। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले मैं विजिटेड बना लेती हूँ। विजिटेड को बनाऊंगी मैं बूलियन टाइप का। बूलियन विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ माई ग्राफ डॉट लेंथ। अब मैं एक लूप चला लेती हूँ, साथ के साथ इसमें स्टैक भी बना लेते हैं। मैं एक स्टैक बना लेती हूँ इंटीजर, उसके अंदर स्टोर कराऊंगी वैल्यू माई स्टैक ऑफ इंटीजर, इसको एस नाम दे देती हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ये इम्प्लिसिट स्टैक, इनबिल्ट स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, जावा का खुद से स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफ के अंदर भी स्टैक्स को यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आउट माई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर, तो ऐसा नहीं है कि स्टैक्स के अंदर जो हमने सवाल किए थे तो स्टैक के सारे सवाल वहीं कवर हो गए। स्टैक के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ होकर इंप्लीमेंट होते हैं। इसीलिए एक डेटा स्ट्रक्चर के सवाल सिर्फ एक जगह नहीं होते, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैक यहाँ भी यूज़ हो गया, तो ये भी एक तरीके से स्टैक का सवाल है। अब मैं यहाँ पर लूप चला देती हूँ फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ, मतलब मेरे सारे के सारे वर्टिसेस आई प्लस प्लस। अगर मेरा कोई भी नोड अनविजिटेड है तो उसके लिए मुझे अपने टॉप सॉर्ट यूटिल को कॉल करना है। इस ये जो टॉप सॉर्ट यूटिल है ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली माई डीएफएस, माई मॉडिफाइड डीएफएस फंक्शन, जिसके अंदर मैं अपना सारा का सारा काम कर रही होंगी। ये मॉडिफाइड डीएफएस की ही कोड हम इसके अंदर लिख रहे होंगे। इसके अंदर क्या क्या पास करूंगी, एक तो अपना ग्राफ पास कर दूंगी, उसके अलावा अपना करंट नोड आई पास कर दूंगी, अपना विजिटेड पास कर दूंगी एंड अपना स्टैक को हम पास कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट का पूरा ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ही ये ऑर्डर आ गया वैसे ही मैं इसको प्रिंट कर दूंगी। प्रिंट कैसे करते हैं, स्टैक के अंदर से तब तक एलिमेंट्स को निकालती रहूंगी जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता। तो जब तक माई स्टैक इज नॉट एम्प्टी तब तक मैं प्रिंट करवाते रहूंगी एस डॉट पॉप एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके पॉप हो जाएंगे स्टैक से। अब कंप्लीट करते हैं अपना टॉप सॉर्ट यूटिल। इसके लिए मैं फंक्शन लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड टॉप सॉर्ट यूटिल। इसके अंदर एक तो मेरे पास ये ग्राफ आ रहा होगा, सेकेंडली मेरे पास मेरी करंट नोड आ रही होगी, थर्ड जो पैरामीटर है वो मेरे पास विजिटेड आएगा, तो मैं ले लेती हूँ बूलियन विजिटेड एरे। उसके अलावा मेरे पास मेरा स्टैक आएगा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टैक ऑफ इंटीजर। अब सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर टॉप सॉर्ट यूटिल के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, मॉडिफाइड डीएफएस परफॉर्म करना है। डीएफएस का पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही कहीं पर पहुंचो उसे विजिट कर दो। तो विजिटेड ऑफ करंट को मैं कर दूंगी ट्रू। उसके बाद क्या करूंगी, लूप चला लूंगी सारे नेबर्स के लिए। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ग्राफ ऑफ माई करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस। हर बार क्या करूंगी, पहले तो मैं एज निकाल लेती हूँ, ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। अब ई डॉट डेस्टिनेशन यानी एज डॉट डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए मेरा नेबर हो जाएगा। नेबर के लिए मुझे चेक करना है, अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर दो, अगर विजिटेड है तो उसको विजिट नहीं करना। तो चेक कर लूंगी इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन, अगर नेबर विजिटेड नहीं है तभी उसको मुझे विजिट करना है। तो टॉप सॉर्ट यूटिल को मैं कॉल लगा दूंगी सॉर्ट यूटिल फॉर माई ग्राफ। करंट अब बन जाएगा मेरा नेबर यानी ई डॉट डेस्टिनेशन। उसके अलावा मैं विजिटेड पास कर दूंगी, अपना स्टैक पास कर दूंगी। लास्ट में जाते जाते एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करना है। कौन सा स्टेप, कि लास्ट में जाते जाते अपने स्टैक के अंदर मैं पुश कर दूंगी अपने करंट को। तो इससे क्या होगा, मेरा जो स्टैक के अंदर है मेरे एलिमेंट्स एक टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। इसको अब कर देती हूँ सेव। मेरे पास ये मेरा मेन फंक्शन है जिसमें मैंने क्या किया, अपना विजिटेड लिया, अपना स्टैक लिया, एक लूप चला दिया मैंने ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं कवर कर पाऊँ। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो नॉन विजिटेड है उसके लिए डीएफएस कॉल कर दो, मतलब उससे पहुँचने वाले सारे के सारे नेबर्स मेरे पास आ जाएं।
अब DFS को कॉल किया तो उसके अंदर विजिटेड को कर दिया ट्रू, सारे नेबर्स को कॉल कर दिया जो विजिटेड नहीं है, और उन्हें स्टैक के अंदर मैंने पुश कर दिया लास्ट में। और फिर अपने टॉप सॉर्ट के अंदर आकर मैंने स्टैक को एम्प्टी करते करते अपने एलिमेंट्स को ऑर्डर में प्रिंट करवा दिया अपने स्टैक से पुश करके। इसको कर देते हैं सेव एंड अब कॉल लगाते हैं टॉप सॉर्ट को फॉर माई ग्राफ। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। मेरे पास जो ऑर्डर निकल कर आया दैट इज 542310, और ये वही ऑर्डर है जो हमने ड्राई रन में निकाला था। तो कुछ इस तरीके से हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज करते हैं। इसके कोड को हम बाद में भी काफी सारे सवालों में देख रहे होंगे, आप होमवर्क प्रॉब्लम के अंदर देख पाएंगे। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ V+E। इनफैक्ट आपको DFS BFS के बाद ये ईजी लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। क्या किया है, सिर्फ एक स्टैक एक्स्ट्रा यूज कर लिया है, उसको पैरामीटर की तरह पास कर दिया, लास्ट में एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर पुश करा दिया है, और बस उस स्टैक के एलिमेंट्स को मैंने प्रिंट करवा दिया है। बहुत मिनिमल सा एक्स्ट्रा स्टेप लिया है मैंने टू परफॉर्म माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट।